कुबी को इस बात से गुस्सा आया कि ज़ेरोन ने उन्हें कल्पित बोनो को रोकने का आदेश दिया था, जबकि वह खुद बच निकला था। ये गहरे रसातल के राक्षस और बड़े राक्षस इस आदेश पर गुस्से से धारते हैं, लेकिन उन्हें ज़ेरोन की बात माननी पड़ती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब ज़ेरोन ने उन्हें बुलाया था तो उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार उन्हें ज़ेरोन के आदेशों को सुनना था ताकि वे युद्ध में भाग ले सके। उस समय उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि ज़ेरोन ने अनुबंध में जो शर्तें दी थी वे बहुत उदार थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस लड़ाई में उन्हें आत्माओं को मारने और लूटने का रोमांच पसंद नहीं आया, बल्कि इसके बजाय उन्हें कुत्तों की तरह पीटा गया। और अब ज़ेरोन ने उन्हें पीछे रहने और दुश्मन को रोकने का आदेश दिया तो वे कैसे नाराज नहीं हो सकते थे। लानत है ज़ेरोन, मुझे रसातल में तुम्हें देखने मत देना। एक बड़ा दानव गुस्से से धारने लगा जब उसे कल्पित बोनो ने मार डाला और वह उड़ती हुई राख में बदल गया। इस बार ये कहा जा सकता है कि ज़ेरोन ने उन्हें धोखा दिया था। वे सभी उच्च श्रेणी के राक्षस थे और उन्हें ज़ेरोन के प्रति विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने सभी ने उसे बुरी तरह से शाप दिया। ज़ेरोन और ये उच्च श्रेणी के राक्षस भी दुश्मन थे, लेकिन उन सुकुबी जो मारे जाने और निष्कासित होने पर क्रोधित थे ने इस तरह चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ज़ेरोन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और भागना जारी रखा। उसने अपनी बची हुई जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और युद्ध के मैदान से दूर टेलीपोर्ट होकर पीछे की ओर भाग गया। उसके लिए उसके पास पहले से ही कई दुश्मन थे, इसलिए उसे संख्या की परवाह नहीं थी। वैसे भी राक्षसों के बीच कोई दोस्ती नहीं थी। जब तक वह भाग सकता था वह इस दुनिया में रह सकता था और उसे रसातल में लौटने और दुश्मनों का सामना करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। रॉय ने लाशों के बीच से अपनी आंखों से ये दृश्य देखा। अगर वह मूर्ख होता और लड़ते समय मरने का नाटक नहीं करता तो ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि उसे भी पीछे से लड़ना पड़ता। वास्तव में रॉय ने ज़ेरोन की कही किसी भी बात पर कभी विश्वास नहीं किया था। उसने कहा कि रॉय में एक उच्च श्रेणी के दानव का वंश है और वह उसकी अच्छी देखभाल करेगा, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि वह रॉय इस कुलीन दानव का उपयोग कर सकता है। जब ज़ेरोन की खुद की सुरक्षा की बात आती है तो वह भागने में उसकी मदद करने के लिए सभी सैनिकों को छोड़ने में संकोच नहीं करेगा। कल्पित बौने लापरवाह नहीं थे। सभी दानव सैनिकों को मारने और बाहर निकालने के बाद ड्रैगन एक बार फिर हवा में उठ खड़े हुए। रायलैंड और अन्य दो नायकों ने ज़ेरोन का पीछा करने के लिए अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। ये हीरो ऑफ माइट एंड मैजिक की दुनिया थी, खेल की तरह नहीं जहां वे भागते ही सीधे अपने शहरों में लौट सकते थे। कल्पित बौने सैनिकों में ड्रैगन का नुकसान बहुत अधिक नहीं था और उन्होंने अभी भी शक्तिशाली गतिशीलता बनाए रखी, इसलिए ज़ेरोन का पीछा करने और उसे मारने की एक उच्च संभावना थी। कल्पित बौने इस घमंडी राक्षस को जाने देने का कोई इरादा नहीं रखते थे। हालांकि वे जानते थे कि मानव स्वर्गदूतों की मदद के बिना इस राक्षस को मारना मुश्किल होगा और यह भी कि इस राक्षस को मारने और बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे ज़ेरोन को उसकी मर्जी से जाने नहीं दे सकते थे, भले ही वे उसे वास्तव में मार न सके। कल्पित बौने गड़गड़ाहट के साथ उनका पीछा करने लगे। हालांकि वे अपने साथियों के शवों को युद्ध के मैदान में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने साथियों के शवों को इकट्ठा करने के लिए एक छोटा समूह पीछे छोड़ दिया। हालांकि रायलैंड को पुनरुत्थान मंत्र का उपयोग करना आता था, लेकिन वह बिन एल्वेन योद्धाओं को पुनर्जीवित नहीं कर सकता था, क्योंकि आमतौर पर आत्माएं उनकी मृत्यु के बाद बहुत कम समय तक ही जीवित रह सकती हैं। इस समय सीमा को पार करने के बाद उनकी आत्माएं नष्ट होने लगती हैं। समय की यह अवधि इतनी कम थी कि रायलैंड के पास अपनी जादुई शक्ति को बहाल करने और इस मंत्र को डालने का समय नहीं था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये योद्धा वास्तव में युद्ध में मारे गए थे। आत्माविहीन मृत शरीर यदि पुनर्जीवित भी हो जाए तो भी वे केवल मरे हुए ही बन जाएंगे और फिर वे विवल मरे हुए बन जाएंगे। कल्पित बौने अपने देशवासियों को मरे हुए में बदलते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए पीछे रह गए सैनिकों ने अपने देशवासियों की लाशें एकत्र करने और उन्हें कल्पित तरीके से अंतिम संस्कार देने का निर्णय लिया। युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए केवल 50 लोग ही बचे थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में बची हुई आग को बुझाया और अपने साथियों के अवशेष एकत्र किए। हालांकि कई ऐसे भी थे जो अपनी लाशें भी नहीं छोड़ पाए और आग की लपटों में जलकर राख हो गए, जिससे ये लोग दुखी थे। इस समय एक बौना युद्ध के मैदान के किनारे पर आया। उसने देखा कि वहां बहुत सारे हमवतन लाशें पड़ी हैं, इसलिए वह वहां गया और सावधानी से ढेर में पड़ी सेंटोर लाशों को अलग किया और दूसरों को चिल्लाकर मदद करने के लिए कहा। हालांकि जैसे ही उसने पहले सेंटोर कप्तान का शव बाहर निकाला, उसे अचानक शवों के नीचे एक गहरा लाल धब्बा दिखाई दिया। इससे पहले कि बौना समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक क्रूर पूंछ पीछे से आई और सीधे उसके शरीर में घुस गई। मदद के लिए दौड़े बौने चौंक गए। जमीन पर पड़ी लाशों का ढेर अचानक उड़ गया और सबके सामने एक लंबी आकृति प्रकट हुई। दानव दानव लाशों से अचानक प्रकट हुए राक्षस की पूंछ पर अभी भी उनके साथी का वार था। उसका शरीर बहुत मजबूत था और उसके हाथों के पंजे भयानक रोशनी से चमक रहे थे। उसकी पीठ पर राक्षस के पंख खुले हुए थे, जिससे वह बहुत बड़ा लग रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राक्षस एक असहज काली धुंध छोड़ रहा था जो सिगरेट के धुएं की तरह हवा में धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। इस उठती काली धुंध में उसका शरीर धुंधला लग रहा था, मानो प्रकाश उस पर पड़ते ही विकृत हो गया हो। यह एक राक्षस था जो अशुभ आभा बिखेर रहा था। रॉय प्रकट हुआ था। वास्तव में यह उसकी उम्मीदों से परे था कि कल्पित बौने युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए कुछ सैनिकों को छोड़ देंगे। उसने सोचा था कि कल्पित बौने ज़ेरोन का पीछा करने को प्राथमिकता देंगे, लेकिन जब उसने उन्हें लाशों को ले जाते और उसे बेनकाब करते देखा तो उसे प्रकट होना पड़ा। जैसे ही वह सामने आया, रॉय ने कुछ नहीं कहा और तुरंत मारना शुरू कर दिया। उसे विश्वास नहीं था कि ये बौने उसे बिना कुछ किए देखते रहेंगे, इसलिए उसने पहले हमला किया। उस पर ब्लडल्स कौशल की मदद से रॉय का शरीर और भी बड़ा हो गया। डार्क फ्रूट की डार्क पावर और ब्लडल्स की रक्त लाल रोशनी एक दूसरे से मेल खाती है, जिससे रॉय विशेष रूप से भयानक लग रहा है। उसने उस समय का फायदा उठाया जब बौनों ने प्रतिक्रिया नहीं की थी और अपनी पूंछ को झटका दिया। मारे गए बौने को बाहर फेंक दिया और उसे दो अन्य बौनों से टकरा दिया। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जमीन पर रौंद दिया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। चौंकाने वाली गति के साथ वह दूसरे बौने के सामने आया, उसे जमीन से ऊपर उठा दिया और फिर अपने पंजे लहराए इस बौने को आधे में काट दिया। जल्दी करो, उसे मार डालो। बौनों ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और दहाड़ते हुए अपने हथियारों के साथ रॉय पर हमला किया। लेकिन युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए पीछे छोड़ी गई सेना में कितनी युद्ध शक्ति हो सकती है। इन बौनों की ऊंचाई रॉय के लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकती थी, लेकिन जब रॉय ने अपने हाथ जमीन पर रखे और चारों तरफ से आगे बढ़े तो उनके बीच की ऊंचाई का अंतर गायब हो गया।
रॉय पहले से ही रसातल में हत्या करने का आदी था, इसलिए जब उसने इन बोनों को मारा तो उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई। दुश्मन के रूप में अगर रॉय को जीना था तो उन्हें मरना ही था। हालांकि रॉय वर्तमान में एक निम्न श्रेणी का दानव था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति कुछ मध्यम श्रेणी के दानवों से कम नहीं थी। अतीत में इतने सारे दुश्मनों का सामना करते समय रॉय की रक्षा में कमी हो सकती थी, लेकिन डार्क फ्रूट की शक्ति ने उसे बहुत नुकसान का प्रतिरोध करने में मदद की। जब तक वह दर्द सहन कर सकता था, वह अपनी इच्छानुसार लड़ सकता था। रॉय की हथेली में एक काली धुंध का भंवर दिखाई दिया और फिर एक शक्तिशाली आकर्षक शक्ति प्रकट हुई। रॉय से दूर एक बोना उड़कर उसकी हथेली में आ गिरा। रॉय ने बोने के छोटे पैरों को पकड़ लिया और उसे दूसरे बोने के खिलाफ जोर से घुमाया। एक धमाके के साथ दोनों बोनों की हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो गईं और वे खून की उल्टी करते हुए मर गए। मूल डार्क फ्रूट की क्षमताओं से प्रभावित होकर रॉय कुछ प्रयासों के बाद ब्लैक वोर्टेक्स चाल विकसित करने में कामयाब रहे। अपने साथियों को दुखद रूप से मरते देख बोनों में से एक ने दहाड़ते हुए रॉय पर अपने हाथ से हथौड़ा फेंका। हालांकि रॉय के करीब पहुंचने से पहले ही वह अचानक हवा में रुक गया और फिर अजीब तरह से और भी तेज गति से वापस मुड़ गया। उसने हथौड़ा फेंकने वाले बोने का सिर भी कुचल दिया। ये रॉय साइकोकाइनेसिस का उपयोग कर रहा था। अब वह न केवल साइकोकाइनेसिस को एक एयर शील्ड में बदल सकता था, बल्कि वह इसका उपयोग वस्तुओं की गतिज ऊर्जा पर सीधे कार्य करने के लिए भी कर सकता था। वह साइकोकाइनेसिस का उपयोग वस्तुओं को रोकने और उन्हें वापस परावर्तित करने के लिए कर सकता था, जो एक प्रतिकर्षण प्रभाव के बराबर था। डार्क फ्रूट में एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल था और साइकोकाइनेसिस एक प्रतिकर्षण बल बना सकता था। ये दो बल क्षेत्रों के बराबर था। इन 50 से ज्यादा बोनों ने रॉय को कोई परेशानी नहीं पहुंचाई। 10 मिनट बाद लड़ाई रॉय की जीत और इन सभी बोनों को अकेले मार गिराने के साथ समाप्त हो गई। उस समय ज़ेरोन की राक्षस सेना के विपरीत, जहां रॉय लड़ाई के दौरान मूल रूप से सुस्त था, अब यह अलग था। रॉय अपने लिए लड़ रहा था, इसलिए निश्चित रूप से उसे गंभीर होना पड़ा। सभी बोनों के मर जाने के बाद युद्ध के मैदान में कुछ बिखरी हुई लेप्टों के अलावा कोई आवाज नहीं थी, जो अभी तक बुझी नहीं थी और चिटचिटाहट की आवाजें कर रही थी। उसने अपना सिर उठाया और युद्ध के मैदान में तैरती हुई बहुत सी रोशनी की गेंदें देखी। वे बहुत सारी थीं। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 62 ट्रांसम्यूट कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 62 ट्रांसम्यूट ऑनलाइन पढ़े सभी पेज नोवेल बिन। वास्तव में रॉय के लिए इतनी सारी आत्माएं अप्रत्याशित थीं। ज़ेरोन वास्तव में लापरवाह था। अगर रॉय सेना का नेतृत्व कर रहा होता तो उसका पहला विचार शक्तिशाली एल्वेन सैनिकों का सामना करते समय तुरंत पीछे हटने का होता, जो उसकी संख्या से 3 से 4 गुना अधिक थे। लेकिन ज़ेरोन अभी भी स्थिति को पलटने के लिए जादू का उपयोग करने की कोशिश करना चाहता था। इसके अलावा उसने युद्ध के मैदान में सबसे घनी जगह पर उल्का बौछार का लक्ष्य रखा था। ज़ेरोन की जादुई मदद की बदौलत रॉय ने एक बड़ा सौदा हासिल किया। राक्षसों की आत्माएं आमतौर पर किसी दूसरी दुनिया में नहीं रह सकती थी। राक्षसों के मरने के बाद औरबोरोस मार्क राक्षसों की आत्माओं को वापस रसातल में खींच लेता था। इस तरह युद्ध के मैदान में बची हुई सभी आत्माएं कल्पित बोनों की थी। घनी भरी आत्माओं को देखकर रॉय ने अनुमान लगाया कि उनमें से 1000 से ज्यादा थी। ज़ेरोन के इस बड़े कदम ने संभवतः कल्पित बोनों की 1/3 सैन्य शक्ति को नुकसान पहुंचाया था। बेशक रॉय इस अप्रत्याशित खुशी के साथ समारोह में खड़े होने वाले नहीं थे। जो आत्माएं अपने शरीर को छोड़ती हैं, वे आमतौर पर कुछ घंटों के भीतर मर जाती हैं। आत्मा के आकार के आधार पर इसे विलुप्त होने में कितना समय लगता है, यह अलग अलग होता है, और युद्ध समाप्त हुए काफी समय हो चुका था। रॉय के राक्षसी दर्शन में प्रकाश की कुछ गेंदें पहले ही गायब होने लगी थी, इसलिए वह इन तैरती हुई आत्माओं को सिस्टम में इकट्ठा करने के लिए युद्ध के मैदान में जल्दी से गया। कुछ समय बाद वह अंततः युद्ध के मैदान में आत्माओं को साफ करने में कामयाब हो गया। उसने सिस्टम इंटरफेस खोला और देखा कि आत्माओं की संख्या बढ़कर 1079 हो गई थी। भाड़ में जाओ, मैं अमीर हूं। कुछ समय पहले ही उसने लगभग 600 आत्माओं का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही वह उन्हें फिर से भर देगा और मूल राशि से भी अधिक हो जाएगी। रॉय को लगा जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। खैर, मुझे बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। मुझे पहले ये जांचना होगा कि ये आत्माएं मेरी है या नहीं। रॉय जल्दी से शांत हो गया और सोचने लगा, ज़ेरोन अभी मरा नहीं है और नहीं मैं। इसका मतलब है कि दानव अनुबंध अभी भी प्रभावी है। दानव अनुबंध के अनुसार युद्ध की लूट का 90% हिस्सा युद्ध जीतने के बाद ज़ेरोन को सौंप दिया जाएगा, लेकिन शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसका मतलब जीत होना चाहिए। अब मुद्दा यह है कि क्या इसे ज़ेरोन की हार माना जाए। मुझे यकीन है कि ज़ेरोन को इतनी बड़ी हार की उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर युद्ध हारने के बाद राक्षसों के लिए युद्ध की लूट को प्राप्त करना असंभव था, इसलिए जब ज़ेरोन ने दानव अनुबंध लिखा तो उसने हार के बाद की स्थिति पर विचार नहीं किया और इसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया। हालांकि रॉय को एहसास हुआ कि दानव अनुबंध से परे कुछ हुआ था, क्योंकि उसने मरने का नाटक किया था और भाग गया था। इस लड़ाई को हारने के बावजूद रॉय ने अभी भी बड़ी संख्या में आत्माएं प्राप्त की थी। रॉय भी थोड़ा हैरान थे, वर्तमान स्थिति क्या है। कुछ देर सोचने के बाद रॉय इस नतीजे पर पहुंचे कि ये 1000 से ज्यादा आत्माएं वाकई उनकी हैं। अनुबंध पूरा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ज़ेरोन को अभी भी कल्पित बोने खोज रहे थे। शायद दानव अनुबंध में इसे युद्ध समाप्त न होने के रूप में गिना जा सकता है। इसलिए यह उसी तरह था जैसे जब रॉय ने युद्ध में गुप्त रूप से आत्माओं को छीन लिया था। युद्ध समाप्त होने से पहले युद्ध के मैदान से एकत्र की गई आत्माएं सभी उसकी थीं। इस विचार के साथ रॉय ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसके हाथों में इतनी सारी आत्माएं होने के कारण रॉय को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि यह राक्षस अनुबंध के निष्पादन के दायरे में था। उस स्थिति में यह भयानक और मतलबी होता कि रॉय को 900 से ज्यादा आत्माएं सौंपनी पड़ती। रॉय को नहीं पता था कि दानव अनुबंध निष्पादित होने पर सिस्टम में संग्रहित आत्माओं को इससे बाहर निकाल दिया जाएगा या नहीं। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि सिस्टम दानव अनुबंधों के प्रभावों को अलग करने में सक्षम है या नहीं। अगर यह वास्तव में दानव अनुबंधों के प्रभाव को अलग कर सकता है तो यह वास्तव में एक खजाना होगा और वह दानव अनुबंधों को धोखा देने के लिए इस अलगाव समारोह का उपयोग कर सकता है। हालांकि वह इस अवसर का प्रयोग करने के लिए नहीं कर सकता था। आखिरकार अगर प्रयोग विफल हो गया और सिस्टम दानव अनुबंध के प्रभाव को अलग नहीं कर सका तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए वह भविष्य में केवल कम आत्माओं के साथ प्रयोग करने की कोशिश कर सकता था। अब जब रॉय को पता चल गया कि वह इन आत्माओं का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है तो वह अपना अगला कदम उठा सकता था।
वास्तव में चाहे वह शुरुआत में ज़ेरोन का विश्वास हासिल करना हो, ज़ेरोन और रश्का को अलग थलग करना हो, ज़ेरोन की ओर से कल्पित बोनो को पत्र लिखना हो, या अंत में क्षति का प्रतिरोध करने और युद्ध के मैदान से भागने के लिए डार्क फ्रूट का उपयोग करना हो, रॉय का अंतिम लक्ष्य ज़ेरोन को मारना था ताकि दानव अनुबंध को नष्ट किया जा सके। युद्ध के मैदान में मची अफरा-तफरी के बीच रॉय ज़ेरोन के नियंत्रण से सफलतापूर्वक बच निकला था और उसे अब आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब तक ज़ेरोन जिंदा था और उसे मारा या निकाला नहीं गया था, तब तक अनुबंध अस्तित्व में रहेगा और प्रभावी रहेगा। अनुबंध को अमान्य करने के लिए पार्टियों में से एक को मारना और निष्कासित करना आवश्यक था, और निश्चित रूप से रॉय मरने के लिए तैयार नहीं था। जितना अधिक समय तक वह एक राक्षस था, उतना ही वह आत्मा के महत्व को समझता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी आत्मा को मारे जाने के बाद नुकसान हो, चूंकि वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए वह केवल ज़ेरोन को मरवा सकता था। अब सही समय था। चुनौती के पत्र ने कल्पित बोनो को क्रोधित कर दिया था और वे भागते हुए ज़ेरोन का पीछा कर रहे थे। रॉय ने अपने अधिकांश लक्ष्य हासिल कर लिए थे। इसके बाद जब तक वह ज़ेरोन को मारने के लिए कल्पित बोनो और ड्रैगन के हाथ उधार ले सकता था, तब तक वह आजाद हो जाएगा। हालांकि अब समस्या ये थी कि ज़ेरोन कल्पित बोने और ड्रैगन के पीछा से बच सकता था या नहीं। मत भूलिए, दूसरे रास्ते पर उच्च श्रेणी का दानव इग्नाटियस भी था, और इग्नाटियस के शिविर में कई उच्च स्तरीय राक्षस होने चाहिए। अगर ज़ेरोन होशियार था और इग्नाटियस से मिलने के लिए भाग गया, तो कल्पित बोने और ड्रैगन शायद उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए रॉय को लगा कि वह अपनी सारी उम्मीदें कल्पित बोनो और ड्रैगन पर नहीं लगा सकता। उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह उचित समय पर हस्तक्षेप करे। इस प्रकार रॉय ने सिस्टम इंटरफेस खोला और पिछली सेटिंग्स का उपयोग करके अपने पंखों को संशोधित किया। डेमन विंग्स, उच्च गति उड़ान, अधिकतम गति में केक। हाँ, उसने अपने दानव पंखों की परिभाषा को संशोधित किया। सरल से जहां वह पहले केवल उड़ सकता था, ध्वनि की उच्चतम गति तक। इसे बेहतर ढंग से हासिल करने के लिए उसने अपने पंखों के आकार को बढ़ाया और उनकी वक्रता को संशोधित करके चिकना बना दिया। क्योंकि वे मूल नींव में संशोधन थे, इसलिए उन्हें बहुत अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं थी। रॉय ने बचाने और भौतिक रूप धारण करने का फैसला करने के बाद उसने 46 आत्माओं की कीमत चुकाई। दरअसल रॉय गति को और भी बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि उड़ान की गति जितनी तेज होगी, आत्माओं की खपत उतनी ही अधिक होगी। मैकेक की गति शायद अभी के लिए पर्याप्त थी और मूल्य प्रदर्शन अनुपात भी बहुत अच्छा था। संशोधनों के बाद रॉय के पंख जल्दी से बदल गए। पंखों की लंबाई में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन चौड़ाई बढ़ गई थी। जब रॉय ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ान भरी, तो उसे लगा कि उसे पहले की तुलना में बहुत कम ताकत और प्रयास की आवश्यकता है। उसे अभी भी याद था कि ज़ेरोन किस रास्ते से भागा था, इसलिए वह आकाश में भाग गया और उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। वह अभी मैकेक की गति से नहीं उड़ पाया क्योंकि उसे पकड़ने की जल्दी नहीं थी। ज़ेरोन को कल्पित बोनो के पीछा से पूरी तरह से बचने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी, इसलिए रॉय के पास अभी भी समय था। उड़ान के दौरान रॉय ने सिस्टम इंटरफेस का चित्र बनाया। एक नए खाली पृष्ठ पर उसने एक घन बनाया, फिर उस पर कुछ पैटर्न बनाए और फिर उसे रंगना शुरू किया, जिससे एक साधारण सा दिखने वाला बॉक्स बना जो ऊपर की ओर खुलता था। इसके बाद रॉय ने बॉक्स को परिभाषित करना शुरू किया। होराड्रिक क्यूब। आइटम प्रभाव, निम्न गुणवत्ता वाली आत्माओं को उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं में रूपांतरित करें। हाँ, यह एक ऐसा डिजाइन था जिसके बारे में रॉय ने हाल ही में सोचा था। रॉय के लिए निम्न गुणवत्ता वाली आत्माएं प्राप्त करना आसान था, लेकिन वह उन्हें सिस्टम में केवल स्थिर वस्तुएं बनाने और अपने शरीर को संशोधित करने के लिए उपयोग कर सकता था। वह उनका उपयोग गतिशील कौशल बनाने के लिए नहीं कर सकता था, और कौशल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली पतित आत्माएं और महान आत्माएं आसानी से प्राप्त नहीं होती थी। इसलिए रॉय इस बारे में सोच रहा था कि क्या वह निम्न गुणवत्ता वाली आत्माओं और उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं को एक दूसरे में रूपांतरित कर सकता है। रॉय की आत्माओं की समझ के अनुसार उन्हें लगा कि यह परिवर्तन संभव है। एक पतित आत्मा में बड़ी मात्रा में नकारात्मक भावनाएं और ऊर्जा होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने विवेक और जाति से भटककर गलत काम करता है, तो अक्सर उसकी आत्मा में बड़ी मात्रा में नकारात्मक भावनाएं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ये नकारात्मक भावनाएं और ऊर्जा एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती है, तो उसकी आत्मा काली हो जाती है। इसी तर्क से महान आत्माओं को दूसरों के लिए बहुत प्यार होना चाहिए और खुद को बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सकारात्मक भावनाएं और ऊर्जा थी। वास्तव में निम्न गुणवत्ता वाली आत्माओं में समान भावनाएं और ऊर्जा होती है। जब कोई जीवित प्राणी मरता है, तो उसे चोट लगने का डर, अपनी जान गंवाने का डर, दुश्मन से नफरत, अपने परिवार और दोस्तों से अलग होने की अनिच्छा, अपने प्रियजनों के लिए तरसना आदि महसूस होता है। हालांकि ये सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं आपस में जुड़ी हुई थी, और यह बताना असंभव था कि किस पक्ष में अधिक भावनाएं थी। इसे केवल संतुलन में माना जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप आत्मा एक निम्न गुणवत्ता वाली आत्मा बन जाती थी। न तो महान और न ही बुरे, इस प्रकार की आत्माएं बस साधारण थी। चूंकि भावनाएं और ऊर्जा दोनों ही निम्न गुणवत्ता वाली आत्माओं में थी, तो क्यों न उन्हें निकालकर उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं में रूपांतरित कर दिया जाए। रॉय जो बनाना चाहते थे वह एक माध्यम था, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या था। बेशक ये बॉक्स असली होराड्रिक क्यूब नहीं होगा और इसे केवल नकली ही माना जा सकता है। वह शुरू में इसे पेंडोरा का बॉक्स कहना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने ट्रांसम्यूट फंक्शन के बारे में सोचा और फैसला किया कि इसे होराड्रिक क्यूब कहना अधिक उचित होगा। यही कारण है कि रॉय ने इस आइटम को बनाने की हिम्मत केवल अपने हाथों में बड़ी संख्या में आत्माओं के साथ की। आखिरकार वह अधिक आश्वस्त था। जितना संभव हो सके खपत को कम करने के लिए रॉय ने केवल इसे अपेक्षाकृत सरल परिभाषा दी। लेकिन फिर भी रॉय ने इसे मूर्त रूप देने के लिए 400 आत्माएं खर्च की। ऐसा लग रहा था कि आत्माओं की गुणवत्ता में सुधार करना वाकई आसान नहीं था। उनके हाथ में एक विचित्र बक्सा आया और रॉय ने आत्मा परिवर्तन का प्रयोग करना शुरू कर दिया। 1 2 3। जब उसने 198 आत्माएं डाली तो बॉक्स में प्रकाश की एक किरण फूटी, जो यह संकेत देती थी कि रूपांतरण सफल रहा। रॉय ने ढक्कन खोला और पाया कि 2 आत्माएं बॉक्स से बाहर तैर रही थी। एक आत्मा गिरी हुई थी और उसमें से घना काला कोहरा निकल रहा था, और दूसरी आत्मा रंगहीन महान आत्मा थी जो प्रकाश से चमक रही थी। एक साथ 2 आत्माएं प्रकट होने का कारण ये था कि बॉक्स के भीतर आत्माओं की सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं और ऊर्जा अलग हो गई थी और फिर से जुड़ गई थी। होराड्रिक क्यूब के लिए रॉय की सेटिंग के अनुसार हर बार जब वह रूपांतरण करता था तो 2 उच्च गुणवत्ता वाली आत्माएं प्रकट होती थी।
कस्टम मेड डेमन किंग चैप्टर 63 फ्लैश के बिना ये किस तरह का गैंग है। कस्टम मेड डेमन किंग चैप्टर 63 फ्लैश के बिना ये किस तरह का गैंग है। ऑनलाइन पढ़े सभी पेज नोवेल बिन। अध्याय 63 फ्लैश के बिना ये किस प्रकार का गैंग है। रॉय ने पहली बार देखा कि एक महान आत्मा कैसी दिखती है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पहली बार वह किसी ऐसी आत्मा का रूपांतरण कर रहा था जो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक महान आत्मा थी। उसने पहले सोचा था कि महान आत्माएं सोने की होंगी, लेकिन अब जब उसने एक को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। यह महान आत्मा चमकदार रंग के पारदर्शी क्रिस्टल की तरह थी। ऐसा लग रहा था कि स्वर्णिम पवित्र आत्माएं केवल पवित्र प्राणियों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। जहां तक रॉय को पवित्र प्राणियों के बारे में पता था, वे स्वर्गदूत ही लग रहे थे। चाहे वे पतित आत्माएं हो या महान आत्माएं, सिस्टम ने उनका इस्तेमाल कौशल बनाने के लिए किया। रॉय ने 198 आत्माओं का इस्तेमाल करके उन्हें 2 उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं में बदल दिया था। एक उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा 99 निम्न गुणवत्ता वाली आत्माओं के बराबर थी, लेकिन इसका उपयोग 99 निम्न गुणवत्ता वाली आत्माओं के साथ अतुलनीय था। सिस्टम से कस्टमाइज्ड स्किल्स रॉय को कुछ नियमों को अनदेखा करने की अनुमति दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वह ज़ेरॉन जैसे शक्तिशाली जादू का उपयोग करना चाहता है, तो वह सीधे सिस्टम में जादू की नकल कर सकता है और जादू, मंत्रोच्चार और कास्टिंग के बारे में विशेष ज्ञान सीखने की आवश्यकता के बिना इसे आकार दे सकता है। वह इन सभी को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता है। यही कारण था कि रॉय ने इसे खुद सीखने के बारे में नहीं सोचा था, भले ही वह जानता था कि हीरोज ऑफ माइट एंड मैजिक की दुनिया में जबरदस्त जादुई ज्ञान मौजूद है। सिद्धांत रूप में रॉय इस प्रणाली में आर्मगेडन जैसे शक्तिशाली मंत्र की नकल भी कर सकता था। बेशक अगर वह इसकी नकल भी कर लेता तो भी इसकी शक्ति को प्रकट करने के लिए उसे उतनी ही मात्रा में जादुई ऊर्जा की आवश्यकता होती। लेकिन इस समय रॉय ने इन 2 उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं का उपयोग करके इस तरह के हमले के मंत्र को अनुकूलित करने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने अपनी योजनाएं कुछ दिन पहले ही शुरू कर दी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी जरूरत की सामग्री पहले ही बना ली थी। इस बार उन्होंने 2 कौशल बनाए और पहला था फ्लैश। फ्लैश अपनी आंखों द्वारा निर्धारित स्थिति में तुरंत चले जाए, कम समय में लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। सिस्टम इंटरफेस में रॉय ने जो कौशल बनाया वह सरल था। उसका शरीर तुरंत किसी अन्य स्थान पर प्रकट हो जाता था। हालांकि चूंकि उसने डार्क फ्रूट का सेवन किया था, इसलिए उसने कुछ विशेष प्रभाव जोड़े। चमकती प्रक्रिया से ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर एक काली धुंध में बदल गया है और फिर काली धुंध उसके शरीर के फिर से प्रकट होने से पहले किसी अन्य स्थान पर दिखाई देगी। उसे इस कौशल के बारे में क्या कहना चाहिए? यह एक्समैन से नाइटक्रोलर के टेलीपोर्टेशन जैसा लग रहा था। दूसरा कौशल था टेलीपोर्ट। ये कौशल फ्लैश से अलग था। फ्लैश छोटी दूरी पर तुरंत आगे बढ़ता था, जबकि टेलीपोर्ट लंबी दूरी पर आगे बढ़ता था। हालांकि चूंकि रॉय को इस दुनिया के इलाके का पता नहीं था, इसलिए उसने टेलीपोर्ट का स्थान फैट टाइगर पर सेट कर दिया। कौशल के गतिशील प्रदर्शन में रॉय का शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया और फिर फैट टाइगर के बगल में फिर से प्रकट होने से पहले जहां वह था, वहां से गायब हो गया। ये फैट टाइगर बनाने के फायदों में से एक था। रॉय ने सिस्टम से फैट टाइगर बनाया था, इसलिए उसका उससे आध्यात्मिक संबंध था। कुछ परिस्थितियों में वह फैट टाइगर के साथ अलग से काम कर सकता था और फिर इस टेलीपोर्ट कौशल के माध्यम से उसके साथ फिर से जुड़ सकता था। इस तरह भले ही उसे किसी दूसरी दुनिया में बुलाया गया हो, वह अपरिचित वातावरण का सामना करने पर भागने के लिए इस कौशल का उपयोग कर सकता था। कुछ समय पहले रॉय ने फैट टाइगर को सेना की आपूर्ति के लिए एस्कॉर्ट किया था। हालांकि ज़ेरॉन को घेरने वाली एल्वेन सेना के कारण फैट टाइगर और उसके द्वारा एस्कॉर्ट किए जा रहे उपकरण संपर्क करने में असमर्थ थे। फैट टाइगर के साथ संबंध से देखते हुए उसने एल्वेन के हमले का सामना नहीं किया था, लेकिन वह अब युद्ध के मैदान से बहुत दूर था। रॉय ने फैट टाइगर को घेराबंदी के उपकरण छोड़ने और दानव शहर में वापस जाने के लिए कहा था। अगर उसे टेलीपोर्ट कौशल का उपयोग करना होता तो वह एक पल में दानव शहर में वापस आ सकता था। उसने भागने के लिए ये 2 कौशल विकसित किए। चूंकि वह आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पीछे हटने के मार्ग पर विचार करना पड़ा। दानव अनुबंध के अस्तित्व के कारण रॉय और ज़ेरॉन सीधे दूसरे पक्ष पर हमला करने में असमर्थ थे। दूसरे शब्दों में, रॉय सीधे ज़ेरॉन को नहीं मार सकता था और ज़ेरॉन सीधे रॉय को नहीं मार सकता था। हालांकि वह उसे मारने के लिए दूसरों की शक्ति का अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर सकता था। रॉय अब जो करना चाहता था वह ज़ेरॉन को मारने के लिए उन शक्तिशाली ड्रैगन की ताकत का उपयोग करना था। उच्च श्रेणी के राक्षस वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। कम से कम इस दुनिया में ज़ेरॉन जैसे उच्च श्रेणी के राक्षस ड्रैगन जितने शक्तिशाली थे, स्वर्गदूतों के अलावा ड्रैगन ही थे जिनके पास उच्च श्रेणी के राक्षसों को मारने की शक्ति थी। हम बेशक वे शक्तिशाली नायक भी ऐसा ही कर सकते थे। अब रॉय को जो करना था वह बहुत आसान था। युद्ध का निरीक्षण करने जाओ। अगर कल्पित बोने और ड्रैगन ज़ेरॉन को मार सकते हैं तो ऐसा ही हो। अगर ज़ेरॉन वाकई बहुत खतरनाक था तो रॉय चुपके से उसे थोड़ा धक्का देगा। मत भूलिए, रॉय के पास एक और कौशल था, ब्लडल्स्ट। जब उसने इस कौशल को परिभाषित किया तो रॉय ने इसे इस तरह से परिभाषित किया था कि वह इसे निर्दिष्ट लक्ष्यों पर इस्तेमाल कर सके। पहले रॉय ने इसे केवल खुद पर और फैट टाइगर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उसका इरादा उन ड्रैगन पर इसका इस्तेमाल करने का था। रॉय के लिए ताकत और गति में 40% की वृद्धि ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उसकी अपनी ताकत और गति बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन उन ड्रैगन के लिए जो पहले से ही शक्तिशाली थे, 40% की वृद्धि निश्चित रूप से आश्चर्यजनक होगी। ज़ेरॉन को कुचलना पूरी तरह संभव था। बेशक ये कहा जाता था कि ड्रैगन जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है, वह जादू के प्रति उतना ही ज्यादा प्रतिरोधी होता है। रॉय को नहीं पता था कि ब्लडल्स को जादू माना जाता है या नहीं और क्या ये ड्रैगन पर काम करेगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए रॉय ने ब्लडल्स की परिभाषाओं को संशोधित किया और इग्नो मैजिक रेजिस्टेंस विशेषता को जोड़ा। ड्रैगन द्वारा ज़ेरॉन पर घातक प्रहार करने के लिए रॉय को इन ड्रैगन के करीब जाना था ताकि उन पर कौशल का उपयोग किया जा सके। लेकिन चूंकि रॉय एक राक्षस था, इसलिए यह गारंटी देना मुश्किल था कि ड्रैगन पलटकर उस पर हमला नहीं करेंगे। इसलिए भागने के कौशल तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण था। अब उसे बस इन 3 कौशलों को बचाना था। इस बात से चिंतित कि 2 उच्च गुणवत्ता वाली आत्माएं शायद पर्याप्त न हो, रॉय ने अन्य 198 आत्माओं का निवेश किया और उन्हें 2 और उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं में बदल दिया। इस तरह उसके पास 4 उच्च गुणवत्ता वाली आत्माएं थीं।
उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं के लिए 396 आत्माओं, होरारिक क्यू के लिए 400 आत्माओं और अपने पंखों की हाई स्पीड फ्लाइट विशेषता पर 46 आत्माओं का उपयोग करने के बाद रॉय ने कुल 842 आत्माएं खर्च की थी। रॉय ने 1000 से ज्यादा आत्माएं प्राप्त की थी, लेकिन पलक झपकते ही उसके पास केवल 232 बची थी। इसके बाद अगर वह फ्लैश और टेलीपोर्ट कौशल की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है तो उसे एक जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि बनाने और अपनी जादुई ऊर्जा विशेषता में सुधार करने की भी आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है। रॉय को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। आखिरकार उसने ये आत्माएं खुद पर खर्ची थी। उसके पास जितने ज्यादा कार्ड होंगे उसका आत्मविश्वास उतना ही ज्यादा होगा। भले ही आत्माएं चली गई हो, लेकिन वह भविष्य में धीरे धीरे और अधिक प्राप्त कर सकता था। ये सब इसके लायक था। सेव करने और मटेरियलाइज करने के बाद रॉय ने पाया कि उनके फ्लैश कौशल में ज्यादा खपत नहीं हुई। मटेरियलाइज होने के लिए उसे सिर्फ 1.5 उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं की जरूरत थी। हालांकि टेलीपोर्ट में 2 उच्च श्रेणी की आत्माएं लगी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लंबी दूरी की हरकतों में ज्यादा स्थानिक बल शामिल होते हैं। अंतरिक्ष समय, ये शब्द स्वाभाविक रूप से उच्च स्तरीय शक्तियां थी। आमतौर पर सिस्टम में आत्माओं की खपत भी बढ़ जाएगी, लेकिन यह ध्यान देने योग्य था कि आत्माओं की शक्ति संक्षेप में एक उच्च स्तरीय शक्ति थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कौशलों का उपयोग करने के लिए रॉय को जादुई ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता थी। इसलिए कौशल बनाने के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं को कम गुणवत्ता वाली आत्माओं की तरह खर्च नहीं किया जाएगा और उनमें से सैकड़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा। आमतौर पर यह था कि कितनी आत्माओं की आवश्यकता थी। फ्लैश और टेलीपोर्ट ने 3.5 आत्माओं का उपभोग किया। आखिरी आधा ब्लडस्ट के संशोधन के लिए था। इग्नो मैजिक रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद ये कौशल एक अतिरिक्त जादू प्रवेश प्रभाव के बराबर था। इस मामले में रॉय के पास भविष्य में कौशल बनाते समय एक विचार था। इस जादू प्रवेश प्रभाव की खपत लगभग आधी उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा थी। जब तक उसके पास पर्याप्त आत्माएं थी, वह इस परिभाषा को अपने सभी कौशल में भी जोड़ सकता था। अंततः रॉय ने शेष 232 आत्माओं को जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि में बदल दिया। इसे पीने के बाद रॉय की जादुई ऊर्जा में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, लेकिन उसे अपने दिल में सूजन महसूस हुई। उसके शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो गया और उसमें तीव्र बेचैनी दिखाई दी। काफी समय के बाद आखिरकार यह बेचैनी शांत हुई। क्या हो रहा है? रॉय को अपने शरीर में असामान्यता महसूस होने पर हैरानी हुई। जब उसने पहले मैजिक एनर्जी ग्रोथ पोशन का इस्तेमाल किया था तो उसे ऐसे लक्षण कभी नहीं दिखे थे। क्या यह मेरी जादुई ऊर्जा के बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से है? चूंकि रॉय को कोई जवाब नहीं मिल पाया था, इसलिए वह इसे केवल अस्थायी रूप से अलग रख सकता था। अपनी सारी तैयारी पूरी करने के बाद रॉय ने अपनी उड़ान की गति बढ़ा दी। रास्ते में उन्होंने फ्लैश कौशल के उपयोग का परीक्षण किया। ये वास्तव में बहुत उपयोगी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह जहां भी देखता वहां टेलीपोर्ट कर सकता था। अधिकतम टेलीपोर्टेशन दूरी केवल 50 मीटर थी। सिस्टम के अनुकूलन के साथ रॉय की निगाह ने टेलीपोर्ट की दिशा निर्धारित की। हालांकि वह इसका लगातार उपयोग कर सकता था। रॉय के लगभग 350 के जादुई ऊर्जा मूल्य के साथ वह इसका केवल 3 बार उपयोग कर सकता था, क्योंकि निरंतर फ्लैश ने अधिक से अधिक जादुई ऊर्जा का उपभोग किया। पहले फ्लैश में केवल 50 जादुई ऊर्जा की खपत हुई, दूसरी बार 100 की आवश्यकता थी, तीसरी बार 150 की, चौथी बार कोई चौथा समय नहीं था। रॉय की जादुई ऊर्जा उसे अधिकतम 3 बार लगातार इसका उपयोग करने में सहायता कर सकती थी। हालांकि ये निरंतर उपयोग में था। यदि वह इसे एक निश्चित अंतराल के बाद उपयोग करता तो जादुई ऊर्जा की खपत केवल 50 होती। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 64 5 ड्रैगन विघटन। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 64 पढ़े 5 ड्रैगन विघटन ऑनलाइन सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। अध्याय 64 5 ड्रैगन का विच्छेदन। रॉय को आकाश में कुछ काले धब्बे दिखाई देने में अधिक समय नहीं लगा। ये काले धब्बे स्वाभाविक रूप से आकाश में उड़ते विशालकाय ड्रैगन थे। उनके बगल में कुछ छोटे धब्बे थे जो कल्पित बौनों के चांदी के पेगासस शूरवीर थे। ड्रैगन बहुत बड़े थे। रॉय को अब केवल काले धब्बे ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वह अभी भी उनसे कुछ दूरी पर था। लेकिन वास्तव में यदि आप रॉय को ड्रैगन के बगल में रखें और उनकी तुलना करें तो एक वयस्क हरा ड्रैगन रॉय से कम 10 गुना बड़ा होगा। यहाँ तक कि 5 से 6 मीटर लंबे राक्षसों को भी ड्रैगन की गर्दन काटने के लिए कूदना पड़ा। ये ड्रैगन कमजोर नहीं थे और ऐसी बहुत कम प्रजातियां थी जो सिर्फ उनके शरीर के बल पर उनसे मुकाबला कर सकती थी। बेशक रॉय उनका पीछा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह बहुत पीछे रह गया और नीचे देखने लगा। रॉय ने देखा कि एल्वेन सेना जमीन पर पीछा कर रही है। इस सेना का नेतृत्व केवल एक एल्वेन डेल्यूड कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अन्य 2 नायक अन्य दिशाओं में अन्य सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे और वे फिलहाल रॉय की नजर में नहीं थे। हरे और पन्ना ड्रैगन जेरोन का पीछा करने वाली असली मुख्य शक्ति थे। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वे उसके पीछे बहुत करीब से उड़ रहे थे, इसलिए जेरोन आकाश में पीछा करने वालों से बच नहीं सका। रॉय के कुछ देर तक देखने के बाद ड्रैगन जमीन की ओर भागे। ड्रैगन की सांसें उगली और फिर वापस ऊपर उड़ गए। इस तरह उन्होंने लगातार जेरोन पर हमला किया, जो जमीन पर भाग रहा था, जिससे उसे भागने के लिए टेलीपोर्ट जादू तैयार करने का समय नहीं मिला। अब जेरोन उलझन में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कल्पित बौने लगातार उसका पीछा क्यों कर रहे थे। दरअसल रॉय के चुनौती पत्र के अलावा जिसने कल्पित बोनो को इस बात से क्रोधित कर दिया कि जेरोन ने वास्तव में गोल्ड ड्रैगन क्वीन पर हमला करने का विचार करने की हिम्मत की, यह एराथिया में वर्तमान युद्ध की स्थिति से भी संबंधित था। निगन के डेंगोन लॉर्ड्स और सैंड्रो की मरे हुए सेना वर्तमान में एराथिया के राज्य पर हमला कर रहे थे। ये बहुत ही कठिन स्थिति में था और लगातार सुदृढ़ीकरण की मांग कर रहा था। इसलिए कल्पित बोने भी दानव सेना को भगाने और एराथिया की मदद करने के लिए कुछ जनशक्ति को मुक्त करने की उम्मीद कर रहे थे। अगर वे ऐसा करना चाहते थे तो दानव सेना के कमांडर जेरोन को निश्चित रूप से मरना होगा। ड्रैगन जेरोन की एड़ी पर कसकर वार कर रहे थे, लगातार उसकी ताकत को खत्म कर रहे थे। जब वह और भाग नहीं सका तो उसका स्वागत एल्वेन सेना ने किया जो उसके पीछे चल रही थी।
जेरॉन बेवकूफ नहीं था, वह समझ सकता था कि कल्पित बॉ ने क्या योजना बना रहे थे, इसलिए उसका भागने का रास्ता उस ओर था जहां राशका को दानव सेना की मूल युद्ध योजना में होना चाहिए था। अब इग्नाटियस ने राशका की जगह ले ली थी, इसलिए उसे केवल इग्नाटियस से मिलने के लिए भागना था। उस समय न केवल वह पीछा करने से बच पाएगा, बल्कि वह इग्नाटियस की सेना के साथ थकी हुई कल्पित बॉ ने सेना पर पलटवार करने में भी सक्षम होगा। हालांकि आधार ये था कि जेरॉन तब तक कायम रह सकता है। जब रॉय आया तो जेरॉन काफी समय से भाग रहा था। एक उच्च पदस्थ दानव होने के बावजूद वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। भागते समय वह अपनी जादुई शक्ति को प्रभावी ढंग से बहाल नहीं कर सका और ड्रैगन ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। शुरू से ही वे केवल अपनी सांसों से परेशान कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उस पर सीधे हमला करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। एक सुनहरा ड्रैगन नीचे झपटा और जेरॉन के सामने अपनी ड्रैगन जैसी सांसें उगल दी, जिससे जेरॉन को रुकना पड़ा और भागना पड़ा। इस अवसर का फायदा उठाते हुए सुनहरे ड्रैगन ने उड़ना बंद कर दिया और जमीन पर उतर आया। अपने विशाल शरीर से जेरॉन का रास्ता रोक दिया। घृणित छिपकली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीचे आने की? जेरॉन दहाड़ते हुए अपनी राक्षसी दरांती लेकर आगे बढ़ा। दरअसल एक ड्रैगन ने पहले भी उसे इसी तरह से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जीरो ने उस सारे ड्रैगन को मार डाला और उसकी आत्मा को खा लिया जो नीचे उतरा था। उसने पलक झपकते ही काफी जादुई शक्ति हासिल कर ली थी, इसलिए उस समय के बाद ड्रैगन को लगा कि उससे सीधे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और इसके बजाय उसे परेशान करना जारी रखा। लेकिन अब जेरॉन की शारीरिक शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, इसलिए ड्रैगन ने एक और प्रयास किया और हाथापाई की लड़ाई में सबसे मजबूत सोने का ड्रैगन उतरा। जेरॉन को यह बात बिल्कुल साफ थी कि अगर वह इस सुनहरे ड्रैगन को जल्दी से नहीं मार पाया तो और भी ज्यादा ड्रैगन आएंगे, इसलिए उसने अपनी ताकत जुटाई और गुस्से से दहाड़ते हुए सुनहरे ड्रैगन के विशाल अगले अंगों पर वार किया। भयावह राक्षस दरांती पर काली नरक की लपटें भड़क उठी। भयानक ताकत के साथ इसने सोने के ड्रैगन की स्टील के तराजू को काट दिया, उसकी मजबूत मांसपेशियों को तोड़ दिया और सीधे उसकी हड्डी को काट दिया। सुनहरे ड्रैगन को भारी चोट लगी और वह भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। हालांकि जेरॉन के लिए भी यह आसान नहीं था। इस तरह के आमने सामने के टकरावों के लिए छोटा दानव स्वाभाविक रूप से नुकसान में था। हालांकि वह ड्रैगन के पंजे से बच गया, लेकिन टक्कर के प्रभाव से वह उड़ गया। जब वह उतरा तो सेलरॉन ने जमीन में एक गहरी खाई खोदी और आखिरकार एक बड़े पेड़ की जड़ों से टकराकर उन्हें उड़ा दिया। एक दरार के साथ बड़ा पेड़ भी टूट गया और धीरे धीरे नीचे गिर गया। जेरॉन जल्दी से ऊपर चढ़ा और बैंगनी रंग का खूनी थूक थूका। उसकी राक्षसी दरांती सोने के ड्रैगन की हड्डी में फंस गई थी, इसलिए वह खाली हाथ था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जेरॉन ने सुनहरे ड्रैगन पर हमला किया जबकि वह अभी भी नरक की लपटों में जल रहा था। उसने अपने राक्षसी सींगों का इस्तेमाल किया और अपना सिर सोने के ड्रैगन के पेट पर मारा। वास्तव में बहुत से लोग नहीं जानते थे कि दानव सींग सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे। दानव सींग उम्र के साथ और भी सख्त होते चले गए। जेरॉन जैसे उच्च श्रेणी के दानव के स्तर पर पहुंचने के बाद उनके दानव सींगों की कठोरता कल्पना से कहीं ज्यादा हो गई और वे ड्रैगन के तराजू को भी तोड़ सकते थे। राक्षस शायद ही कभी अपने सींगों से लड़ते थे और वे अपने स्वयं के आत्मा के टुकड़ों का उपयोग राक्षसी हथियार बनाने के लिए करते थे। वे अपने सींगों की रक्षा करते थे और उनका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन जेरॉन के पास अब इस तरह से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार उसकी राक्षसी दरांती ड्रैगन की हड्डी में फंस गई थी और उसे निकालना बहुत मुश्किल था। इस प्रहार ने सीधे सोने के ड्रैगन के पेट में एक बड़ा छेद कर दिया। ये स्थान ड्रैगन के दिल का स्थान था, लेकिन दुर्भाग्य से जेरॉन के सींग सोने के ड्रैगन के दिल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबे नहीं थे। एक ही बार से सोने के ड्रैगन को मारने के बजाय उसके ऊपर बड़ी मात्रा में ड्रैगन का खून छिड़का गया। फिर भी सुनहरा ड्रैगन रोया। उसे लग रहा था कि उसका बहुत सारा खून बह गया है और इतनी गंभीर चोट के कारण वह 100 साल बाद भी ठीक नहीं हो पाएगा। क्रोध में स्वर्ण ड्रैगन ने अपनी चोटों की परवाह नहीं की, अपना अगला पंजा उठाया और जेरॉन पर टूट पड़ा। धमाका! जेरॉन इससे बच नहीं सका और जमीन पर धंस गया। सोने के ड्रैगन की शक्तिशाली ताकत के कारण जमीन पर अनगिनत दरारें दिखाई दी और धमाके की आवाज गूंज उठी। सोने के ड्रैगन ने देखा कि जेरॉन का पूरा शरीर उसके पंजे को हटाने के बाद जमीन में धंस गया था। वह अपने पेट के बल लेट गया और मुंह में खून की बड़ी बड़ी बूंदें थूक रहा था। उसकी हड्डियां इतनी दर्द कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वे टूट जाएंगी। ये देखकर कि जेरॉन अभी भी जीवित है, सोने के ड्रैगन ने फिर से अपना अगला अंग उठाया और उस पर पैर रखने की कोशिश की। जेरॉन ने खुद को पलटने के लिए मजबूर किया और गड्ढे से बच निकला, लेकिन इसी समय एक काली छाया उड़कर जेरॉन से टकराई और उसे हवा से सीधा नीचे गिरा दिया। ये हमला एक पन्ना ड्रैगन से था जो अभी अभी उतरा था। ड्रैगन को लगा कि समय आ गया है और वे नीचे उतरने लगे। वे एक एक करके उतरे और जेरॉन को घेर लिया, यहाँ तक कि सिल्वर पेगासस नाइट्स ने भी उनका पीछा किया, लेकिन वे जेरॉन को भागने से रोकने के लिए केवल परिधि पर उतरे। ड्रैगन को जमीन पर उतरते देख रॉय जल्दी से पास की ओर उड़ गया। वह युद्ध के मैदान के ऊपर पहुंचा और नीचे देखा, उन्हें जेरॉन को घेरते हुए देखा। दानव, तुम्हारी मौत आ गई है, पन्ना ड्रैगन ने कहा। तुम्हें अपने बुरे कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। जेरॉन हांफते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने अपने चारों ओर मौजूद ड्रैगन और परिधि में इंतजार कर रहे सिल्वर पेगासस शूरवीरों को देखा और अचानक दहाड़ उठा। कभी नहीं, मुझे मारने के बारे में सोचना भी मत। अपनी दहाड़ के साथ जेरॉन ने अपनी बची हुई सारी जादुई शक्ति निचोड़ ली। उसके चारों ओर घना काला कोहरा छा गया और फिर उसका शरीर सूजने लगा। वह शक्ति के बदले में अपनी जादुई शक्ति का अधिक उपयोग कर रहा था। जादुई शक्ति के समान नहीं थी, ये वास्तव में अपने हृदय को उत्तेजित करने और त्वरित रक्त प्रवाह के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जादुई शक्ति का बलपूर्वक उपयोग करने का एक तरीका था। उच्च जादुई प्रतिरोध वाले इन ड्रैगन के सामने जेरॉन जानता था कि उसकी शेष जादुई शक्ति अप्रभावी होगी, इसलिए उसने बस इसका उपयोग शक्ति के बदले में किया और ड्रैगन से सीधे लड़ने की योजना बनाई। बेशक इस पद्धति के बहुत बुरे परिणाम हुए। उसका शरीर लगातार फूलता जा रहा था और जेरॉन की लंबाई लगभग इन ड्रैगन के बराबर हो गई थी। इस समय वह एक विशालकाय दानव बन गया। वह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा, अपनी मुठ्ठियां ऊपर की ओर कसी और पन्ना ड्रैगन के सिर पर जोर से पटक दिया। चारों ओर एक दरार की आवाज गूंज उठी। उसके मुंह से पन्ना ड्रैगन की खोपड़ी टूट गई। वह बिना आवाज किए जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर कांप रहा था। हालांकि वह मरा नहीं, लेकिन उसने अपनी सारी युद्ध शक्ति तुरंत खो दी। इस दृश्य ने स्वाभाविक रूप से शेष ड्रैगन को क्रोधित कर दिया। भयंकर लड़ाई के मामले में वे राक्षसों से कम नहीं थे। वे बिल्कुल भी नहीं घबराए और जेरॉन पर हमला कर दिया।
लड़ाई बहुत ही भयानक थी। कल्पना से परे जेरॉन ने ड्रैगन्स के शिल्कों को चीर दिया और उनके मांस को फाड़ दिया, जिससे खून हवा में फैल गया, जबकि ड्रैगन्स के नुकीले दांतों और पंजों ने उस पर बहुत बड़े घाव कर दिए। हालांकि ड्रैगन्स कुल मिलाकर नुकसान में थे। शक्तिशाली उत्तेजना के तहत जेरॉन की ताकत इन ड्रैगन्स पर थोड़ा भारी पड़ रही थी। इसके अलावा उसके युद्ध के तरीके बहुत समृद्ध थे और उसने इन विशाल ड्रैगन्स के शरीर की कमजोरियों का पूरा फायदा उठाकर उन पर लगातार हमला किया। परिधि में मौजूद रजत पेगासस शूरवीर हस्तक्षेप करने में असमर्थ थे। ड्रैगन को हारता देख वे बहुत चिंतित हो गए। लेकिन इस समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक हरा ड्रैगन अचानक लाल रोशनी से चमक उठा और अगले ही पल इस हरे ड्रैगन का शरीर बढ़ने लगा। जब जेरॉन ने उसे मुक्का मारा तो उसने वास्तव में उसकी मुट्ठी की शक्ति का विरोध किया। हरे ड्रैगन ने अचानक अपने शरीर में उमड़ती हुई शक्ति के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपना मुंह खोला, जेरॉन की बांह को काटा और फिर अपना सिर झटका, जिससे जेरॉन जमीन पर गिर गया। क्या हुआ? जेरॉन अवाक रह गया। ये हरा ड्रैगन अचानक इतना शक्तिशाली क्यों हो गया? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके आसपास के दूसरे ड्रैगन पर भी लाल बत्ती दिखाई देने लगी और ड्रैगन फूलने लगे। एक पल में जेरॉन का फायदा गायब हो गया। अपने शरीर में जबरदस्त शक्ति महसूस करते हुए ड्रैगन बहुत खुश हुए। उन्होंने ड्रैगन की तरह दहाड़ लगाई और फिर एक साथ जेरॉन पर हमला किया। धमाका! जेरॉन, जो अभी अभी खड़ा हुआ था, 4-5 पंजों से कुचलकर फिर से जमीन पर गिर गया। इस बार जेरॉन उठ नहीं सका। इतने बड़े झटके से उसके पूरे शरीर की हड्डियां टूट गईं और उसके अंदरूनी अंग भी कुचलकर राख हो गए। हालांकि जेरॉन को अभी भी थोड़ी बहुत चेतना थी। गड्ढे में लेटे लेटे उसे अचानक कुछ ख्याल आया। लाल बत्ती, हाँ, यह ओसिरिस नाम का वह कुलीन दानव है। जब मैंने उसे बुलाया तो उसने इस कौशल का इस्तेमाल किया। एक हरे रंग के ड्रैगन ने जेरॉन की बांह को काटा और उसे गड्ढे से बाहर खींच लिया। जब वह बाहर आया तो दूसरे ड्रैगन ने अपना सिर आगे बढ़ाया और जेरॉन के शरीर के बाकी हिस्सों को काट लिया। जेरॉन जमीन की ओर मुंह करके खड़ा हो गया और आसमान की ओर नहीं देख सका, लेकिन उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके दहाड़ लगाई। ओसिरिस, ये तुम हो, है न? मुझे पता है ये तुम हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं। वह क्या करता कोई नहीं जानता था, क्योंकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जेरॉन को काटने वाले ड्रैगन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसके शरीर को टुकड़ों में फाड़ दिया। जेरॉन द्वारा अपने साथियों की हत्या करने की अपनी हताशा को दूर करने के लिए ड्रैगन ने जेरॉन को मारने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया। जेरॉन की मृत्यु हो गई। ड्रैगन के मुंह में लटक रहे अंग राख में बदल गए, क्योंकि रसातल से एक काली धुंध जेरॉन की आत्मा के चारों ओर लिप गई और उसे दूर भेज दिया। मैंने सचमुच जेरॉन को मार डाला। दुनिया की जानी पहचानी प्रतिकारक शक्ति के फिर से उस पर प्रकट होने के बाद रॉय को तुरंत समझ आ गया कि दानव अनुबंध ने अपनी प्रभावशीलता खो दी है। जेरॉन वास्तव में मारा गया और निष्कासित कर दिया गया। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 65 अभी भी रह सकते हैं। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 65 पढ़े, अभी भी रह सकते हैं ऑनलाइन सभी पेज। उपन्यास बिन अध्याय 65 अभी भी रह सकते हैं। जेरॉन की मौत को अपनी आंखों से देखकर रॉय खुद को शांत महसूस करने से नहीं रोक पाया। यह विश्वास करना कठिन था कि उसके जैसा निम्न श्रेणी का दानव वास्तव में एक उच्च श्रेणी के दानव की मौत का कारण बन सकता है। बेशक इसके पीछे कई तत्व काम कर रहे थे, न केवल युद्ध के कारण, बल्कि जेरॉन के लालच, राक्षसों के बीच आपसी लड़ाई इत्यादि के कारण भी। लेकिन किसी भी मामले में रॉय ने इन तत्वों का उचित उपयोग किया और अपने प्रत्याशित परिणाम को प्राप्त करने के लिए उन्हें चतुराई से संयोजित किया। चूंकि निम्न श्रेणी के राक्षस ताकत में उच्च श्रेणी के राक्षसों से मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वह केवल बुद्धि पर भरोसा कर सकता था। जेरॉन के निष्कासित होते ही राक्षस अनुबंध का प्रभाव समाप्त हो गया और उसी समय रॉय के दिमाग में अचानक एक नाम आया। ओसेरिक रूलो सलाका, जेरोन बालूशा। कहने की जरूरत नहीं है कि यह जेरॉन के असली नाम का हिस्सा था। चूंकि जेरॉन की मृत्यु एक समंकर्ता के रूप में हुई थी, इसलिए दानव अनुबंध ने निर्धारित किया कि वह अनुबंध को पूरा नहीं कर सकता और बुलाए गए रॉय को मुआवजा दिया गया। दानव अनुबंध के अनुसार यदि समनकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो दानव दूसरे पक्ष की आत्मा को एकत्र कर सकता है। हालांकि इस बार दानव अनुबंध दूसरी दुनिया में दानव और दानव के बीच था और बोरसमार्क ने उनकी दोनों आत्माओं की रक्षा की, इसलिए कोई भी दूसरे की आत्मा प्राप्त नहीं कर सकता था। अंत में रॉय को मुआवजे के रूप में केवल जेरॉन के असली नाम का हिस्सा मिल सकता था। यह उसके असली नाम का ही एक हिस्सा था, इसलिए यह बहुत उपयोगी नहीं था। जब तक रॉय जेरॉन को धोखा देने के लिए दानव अनुबंध का उपयोग नहीं कर सकता, तब तक वह जेरॉन का असली नाम इकट्ठा करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन फिर जेरॉन चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह रॉय को यह अवसर नहीं देगा। इस बारे में सोचते हुए रॉय को अभी भी समझ नहीं आया कि राक्षस का असली नाम कैसे इस्तेमाल किया जाए। वह केवल इतना जानता था कि राक्षस का असली नाम कुछ ऐसा होता है जो राक्षस के जीवन और मृत्यु से संबंधित होता है, और कुछ ऐसा भी होता है जिसे राक्षस शक्ति से सुरक्षित रखता है, जो कि केवल राक्षस के दिल के बाद दूसरा नाम है। इस प्रकार राक्षस का पूरा सच्चा नाम प्राप्त करना काफी कठिन था। जेरॉन को मारने के बाद ड्रैगन ने अपना काम पूरा कर लिया था। इस समय उन्होंने अपने शरीर की सामान्य स्थिति का भी पता लगाया। ब्लडल्स कौशल की रोशनी बहुत ही स्पष्ट दिख रही थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि उन्हें मजबूत करने वाला यह मंत्र कल्पित बोनेनाइको से नहीं था। वास्तव में ड्रैगन के जादू प्रतिरोध के साथ उन पर कई निम्न स्तरीय मंत्र नहीं डाले जा सकते थे। जादू के लिए भी यही स्थिति थी, इसलिए ड्रैगन के लिए युद्ध के मैदान पर बफ के प्रभाव का आनंद लेना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब उन पर एक जादुई जादू छा गया। ड्रैगन कैसे चौंके बिना रह सकते थे। मरने से पहले जेरॉन ने जो चिल्लाया था उसे याद करते हुए ड्रैगन को एहसास हुआ कि कोई और भी पास में आ गया है, इसलिए उन्होंने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। अंत में एक पन्ना ड्रैगन ने अपना सिर उठाया और आकाश में रॉय को पाया। ये तुरंत चिल्लाया, वहां लानत है, यह एक राक्षस है। ड्रैगन बेवकूफ नहीं थे। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि शायद किसी राक्षस ने उन्हें दूसरे राक्षस को मारने के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए अगले ही पल सभी ड्रैगन दहाड़ने लगे और अपने पंख फड़फड़ाने लगे और आकाश में रॉय की ओर उड़ गए। ड्रैगन्स के गर्व के कारण वे एक राक्षस द्वारा मंत्रमुग्ध होना कैसे स्वीकार कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है की अवधारणा को साझा किया और केवल आकाश में उस राक्षस को मारना चाहते थे। रॉय को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। वह एक राक्षस था और कोई भी उसे अच्छा राक्षस नहीं मान सकता था, क्योंकि उसने उनके लिए कुछ अच्छा किया था। इसलिए जब रॉय ने ड्रैगन को हवा में उड़ते देखा तो उसने तुरंत अपने पंख फैलाए और उड़ गया।
रॉय ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी सबसे तेज गति से उड़ गया। रॉय की गति भले ही ध्वनि की गति से ज्यादा न रही हो, लेकिन फिर भी वह बहुत तेज थी। समस्या ये थी कि इन ड्रैगन पर अभी भी रॉय का रक्तपिपासा प्रभाव था। उनकी ताकत और गति में 40% की वृद्धि के साथ ड्रैगन समान रूप से तेज उड़ गए और रॉय उनसे छुटकारा नहीं पा सका। कोई और विकल्प न होने के कारण रॉय केवल फ्लैश कौशल का उपयोग कर सकता था। वह पूरी ताकत से उड़ता रहा और उड़ान के दौरान कुछ अंतराल पर फ्लैश का इस्तेमाल करता रहा। हालांकि वह हर बार केवल 50 मीटर की दूरी ही खींच सकता था। रॉय ये सुनिश्चित कर सकता था कि वे कुछ और बार के बाद उसे पकड़ नहीं पाएंगे। ब्लडल्स की अवधि समाप्त होने के बाद ड्रैगन उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। एक पक्ष भाग रहा था और दूसरा पक्ष पीछा कर रहा था। दोनों पक्ष कुछ ही समय में दसियों किलोमीटर उड़ गए। इस तरह के पीछा में जमीन पर मौजूद एल्वेन सैनिक कुछ भी नहीं कर सकते थे और वे केवल आकाश में काले धब्बों को उड़ते हुए देख सकते थे। ड्रैगन रॉय का पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ देर तक पीछा करने के बाद वे उन्हें पकड़ने के बजाय और दूर जा गिरेंगे। ड्रैगन गुस्से से दहाड़ने लगे और एक सुनहरे ड्रैगन ने रॉय को जमीन पर गिराने के लिए लाइटनिंग बोल्ट छोड़ने की भी कोशिश की। हालांकि रॉय बहुत तेज था और बिजली उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ सकी। जब रक्तपिपासा की रोशनी फीकी पड़ गई तो ड्रैगन को तुरंत पता चला कि उनकी गति कम हो गई है। उन्हें पता था कि वे इस राक्षस को नहीं पकड़ सकते, इसलिए वे अनिच्छा से ही वापस लौट सकते थे। उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट गोल्ड ड्रैगन क्वीन और कल्पित बोनो को देने की योजना बनाई। आखिरकार उन्हें लगा कि इस भागे हुए दानव ने उनके साथ मोहरे की तरह खेला है और वे बहुत चिंतित थे कि यह चालाक दानव कुछ अच्छा नहीं करने वाला था। स्पष्टतः रॉय नामक राक्षस ने उनका ध्यान आकर्षित किया था। ड्रैगन को नीचे गिराने के बाद रॉय ने अपनी गति धीमी कर ली। एक पहाड़ पाया, नीचे उतरे और फिर आराम करने के लिए एक चट्टान पर बैठ गए। रॉय ड्रैगन्स के एक समूह के हाथों से बचकर भागने से उत्साहित लग रहा था। ये प्रसिद्ध ड्रैगन थे और उपन्यासों में वे हमेशा अत्याचारी अस्तित्व रहे थे। वह एक निम्न श्रेणी का दानव वास्तव में एक बार उन्हें मूर्ख बना चुका था। यह अहंकारी होने और शेखी बघारने के लिए बहुत बढ़िया था। बेशक रॉय ये भी जानता था कि राक्षस बनने के बाद से उसे बातचीत करने के लिए कोई नहीं मिला था, इसलिए वह इसे अपने दिल में ही रख सकता था, बिना किसी के साथ साझा किए। आराम के दौरान रॉय ने अपने शरीर की वर्तमान स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रखी। वह इस दुनिया की प्रतिकारक शक्ति को अपने शरीर पर काम करते हुए महसूस कर सकता था, लेकिन यह वैन हेल्सिंग की दुनिया की तरह नहीं था, जहां उस दुनिया की प्रतिकारक शक्ति बहुत मजबूत थी। खासकर उसके ठेकेदार लुसियस की मृत्यु के बाद यह अपने चरम पर पहुंच गई थी और उसे प्रतिरोध करने का कोई मौका दिए बिना ही बाहर निकाल दिया था। बेशक संयोगवश इससे रॉय को गैब्रियल के दिखावटी हमले से बचने का मौका भी मिल गया। वैन हेल्सिंग की दुनिया में प्रतिकर्षण बल इतना मजबूत था, लेकिन इस हीरोज ऑफ माइट एंड मैजिक की दुनिया में प्रतिकर्षण बल अपेक्षाकृत हल्का था। यह इतना हल्का था कि रॉय ने इसे रोकने के लिए थोड़ी जादुई शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वह मुश्किल से ही इसके प्रतिकर्षण बल को महसूस कर सके। रॉय को आखिरकार समझ में आ गया कि ज़ेरोन ने उसे बुलाने के बाद क्यों कहा था कि राक्षस इस दुनिया में लंबे समय तक रह सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दुनिया की प्रतिकारक शक्ति बहुत कमजोर थी। उसके जैसे निम्न श्रेणी के दानव प्रतिकारक बल का प्रतिरोध कर सकते थे, तो उच्च स्तर के दानवों के बारे में क्या इस दुनिया में तब तक रहना संभव था जब तक वे प्रतिकारक बल का प्रतिरोध करने के लिए जादुई शक्ति का उपयोग करते रहे, या क्या यह था कि जितना अधिक समय तक वे रहेंगे प्रतिकारक बल उतना ही अधिक मजबूत होगा। रॉय ने इसका परीक्षण नहीं किया था, इसलिए उसे नहीं पता था, लेकिन किसी भी मामले में यह अच्छी खबर थी। राक्षस अनुबंध के बिना भी वह अभी भी कुछ समय के लिए इस दुनिया में रह सकता था। रॉय को याद आया कि ज़ेरोन ने एक बार कहा था कि इस घटना का कारण यह है कि इस दुनिया में उर्गाश है। अराजकता का ड्रैगन उर्गाश की वजह से ही ये दुनिया अराजक और अंधेरी शक्तियों के साथ ज्यादा संगत थी। लेकिन रॉय को लगा कि शायद ये सिर्फ एक कारण था। उनके अनुभव के अनुसार वैन हेल्सिंग की दुनिया जैसी कम जादू वाली दुनिया में दुनिया की प्रतिकारक शक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगी। दूसरी ओर इस उच्च जादू वाली हीरोज ऑफ माइट एंड मैजिक दुनिया में तत्व जादू से भरे हुए थे और हर जगह थे, जिसके परिणामस्वरूप बहुत कमजोर प्रतिकारक शक्ति थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रतिकारक बल किसी अन्य दुनिया से जीवों के आक्रमण को रोकने के लिए एक दुनिया का सुरक्षात्मक उपाय था। लेकिन प्रतिकारक बल चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक प्रवेश करने वाला प्राणी काफी मजबूत है तब तक वह अभी भी रह सकता है। जिस तरह गैब्रियल वैन हेल्सिंग की दुनिया में दिखाई दिया था, उसे उस दुनिया में जबरन प्रवेश करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था। हालांकि यह आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसने दुनिया की शक्ति का विरोध करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग किया होगा। अब जब वह इस बात को समझ गया तो रॉय सोच रहा था कि क्या वह अपनी ताकत का उपयोग करके इस दुनिया में आ सकता है जब वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। आखिरकार इस दुनिया में लगातार युद्ध होते रहते हैं। न केवल वह यहाँ बड़ी संख्या में आत्माएं प्राप्त कर सकता था, बल्कि यहाँ ड्रैगन, फरिश्ते, टाइटन्स आदि जैसे कई पौराणिक जीव भी थे। इन पौराणिक जीवों की आत्माएं कैसी थी, क्या सिस्टम उनका उपयोग कर सकता है, इत्यादि जैसे कई सवालों के जवाब यहाँ मिल सकते थे। रॉय के लिए ये दुनिया समृद्ध अवसरों से भरे खजाने की तरह थी। इस बारे में सोचते हुए रॉय को समझ में आया कि इस दुनिया में रहते हुए उसे क्या करना है। उन्होंने इस दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ छोड़ने का तरीका सोचने की योजना बनाई। गेट्स ऑफ द एबिस का टेलीपोर्टेशन बहुत यादृच्छिक था और यह मूल रूप से यह अनुमान लगाने के लिए था कि बुलाए गए व्यक्ति को किस तरह की दुनिया में टेलीपोर्ट किया जाएगा। रॉय ने दो दुनियाओं का अनुभव किया था। एक बहुत कम जादू वाली वैन हेल्सिंग दुनिया थी, जहां निम्न श्रेणी के राक्षसों को शक्तिशाली अस्तित्व माना जाता था। दूसरी हास्यास्पद रूप से उच्च जादू वाली हीरोज ऑफ माइट एंड मैजिक दुनिया थी, जहां निम्न श्रेणी के राक्षस मूल रूप से सबसे नीचे थे। इस तरह की यादृच्छिकता ने रॉय को कई सुविधाएं दी थी, इसलिए वह गेट्स ऑफ द एबिस के टेलीपोर्ट गंतव्य को कैसे नामित किया जाए। चलो पहले मोटे टाइगर से मिलते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद रॉय की जादुई ऊर्जा लगभग पूरी तरह से बहाल हो गई थी, इसलिए उसने मौके पर ही टेलीपोर्ट कौशल को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर पर रोशनी चमकने लगी और फिर रॉय रोशनी की किरण में बदल गया और गायब हो गया। इस कौशल का सिद्धांत कुछ हद तक गेट्स ऑफ एबिस की टेलीपोर्टेशन जैसा था और प्रकाश में बदलने का एहसास बिल्कुल वैसा ही था। एक छोटी सी पहाड़ी पर मोटा बाघ अपने शिकार का आनंद ले रहा था। यह एक बहुत ही शक्तिशाली जंगली सुअर था और मोटे बाघ ने भी इस तरह का शिकार पहली बार पकड़ा था। ये काफी भयंकर था और मोटे बाघ को इसे पकड़ने के लिए कुछ प्रयास करने पड़े थे, जैसा कि उसने अपने मालिक से सीखा था। मोटा बाघ जंगली सुअर को भूनने के लिए अपने मुंह से आग उगलता था। एक तेज सुगंध हवा में भर गई, जिससे उसके तीनों सिर उत्सुकता से काटने लगे। फैट टाइगर तुरंत स्वादिष्ट स्वाद से मोहित हो गया।
ओह स्वादिष्ट। वो अत्यंत। वो वास्तव में रसातल में ऐसा कोई प्राणी नहीं था, चाहे वह राक्षस हो या राक्षस, उनके मांस और हड्डियों में एक गाढ़ा गंधक का स्वाद होता था जो भूनने पर भी घिनौना लगता था। अब जब उसने इस जंगली सुअर का स्वाद चखा था तो मोटा बाघ तुरंत उससे प्यार करने लगा। जैसे ही मोटा बाघ खुशी खुशी खाना खा रहा था, अचानक उसके बगल में रोशनी का एक खंभा दिखाई दिया, जिससे मोटा बाघ चौंक गया। वह तुरंत बाहर कूद गया, अपने दांत दिखाए और धमकी देते हुए गुर्राया। हालांकि एक जानी पहचानी आवाज आए, चिंता मत करो मोटा बाघ, यह मैं हूं। जानी पहचानी आवाज सुनकर और जानी पहचानी गंध सुनकर मोटे बाघ के हाव भाव तुरंत बदल गए। तीनों के सिर अपनी जीभ बाहर निकाल आए और वह पूरी ताकत से अपनी दुम हिलाने लगा। जैसे ही रॉय दिखाई दिया, मोटा बाघ तुरंत उसके करीब आया और रॉय के पैरों से रगड़ने लगा। रॉय ने बैठकर उसके तीनों सिर रगड़े, जिससे वह खुशी से उछलने लगा। ओह आपके पास कुछ बढ़िया है। रॉय ने मांस की खुशबू सूंघी और अपना सिर घुमाकर भुने हुए जंगली सुअर को देखा। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने अपना हाथ बढ़ाकर सुअर के खुर को खींचा और उसे काटा। गर्मी नियंत्रण अच्छा नहीं था, लेकिन स्वाद अभी भी ठीक है। रॉय ने मांस निगल लिया और संतुष्टि के साथ भरी, मुझे सुअर का मांस खाए हुए बहुत समय हो गया है। एक राक्षस के रूप में उसे भी खाने की जरूरत थी, लेकिन रसातल में न तो चावल था और न ही ब्रेस्ड पोर्क बेली। थोड़ी देर बाद रॉय इन खाद्य पदार्थों का स्वाद लगभग भूल गया। उसे अब इसका स्वाद लेने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा उसने ज़ेरोन के साथ अनुबंध से छुटकारा पाने के बाद इसका स्वाद चखा, इसलिए रॉय अब बहुत संतुष्ट था। मोटा बाघ निश्चित रूप से विचारशील था और यह भी जानता था कि अपने मालिक के साथ कैसे जश्न मनाना है। एक राक्षस और एक कुत्ते ने भोजन को चबाने में खुद को डुबो लिया और जल्द ही 400 किलोग्राम का एक सुअर हड्डियों के ढेर में बदल गया। अपने मुंह की आखिरी हड्डी थूकने के बाद रॉय ने चारों ओर देखा और फैट टाइगर से पूछा, आपके अधीनस्थों के बारे में क्या? मोटा बाघ रॉय की बात समझ गया, लेकिन बोल नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी दुम को पैरों के बीच दबाया और भाग गया। रॉय तुरंत समझ गया, ओह वे भाग गए। मोटे बाघ ने अपनी पूंछ हिलाते हुए सिर हिलाया। क्या यह इसलिए है क्योंकि ज़ेरोन की मौत के कारण दानव अनुबंध टूट गए? रॉय ने अनुमान लगाया, आखिरकार अनुबंध के संयम को खोने के बाद दानव आमतौर पर किसी भी आदेश का पालन नहीं करते। उनका भागना सामान्य बात थी। हालांकि मोटा बाघ समूह का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन वह वास्तव में इन राक्षसों को आदेश नहीं दे सकता था। तो फिर क्या तुम्हारा किसी दुश्मन से सामना हुआ? रॉय ने मोटे टाइगर से पूछा। फैट टाइगर ने अपने तीनों सिर हिलाए, उन्हें एक साथ बाएं और दाएं हिलाया। उनकी समकालिक हरकतों ने रॉय को हंसने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि कल्पित बौने ज़ेरोन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। फैट टाइगर और बाकी लोग घेराबंदी के उपकरण ले जा रहे थे और मुख्य बल से अलग हो गए थे, लेकिन कल्पित बौने ने घेराबंदी के उपकरणों पर हमला करके उन्हें नष्ट नहीं किया। दरअसल इस बारे में सोचे तो कल्पित बौने ने ज़ेरोन को घेरने के लिए 3 नायकों को भेजा था, तो फिर वे उसे शहरों पर हमला करने का मौका कैसे दे सकते थे? शहरों पर हमला करने में सक्षम न होने के कारण घेराबंदी के उपकरण कोई खतरा पैदा नहीं करते थे। फैट टाइगर अपने साथ केवल कुछ दर्जन नरक के कुत्ते लेकर आया था और उनके लिए इस छोटे समूह को नष्ट करने के लिए विशेष रूप से आना थोड़ा हास्यास्पद होता। रॉय और फैट टाइगर की बातचीत के बाद रॉय को पता चला कि फैट टाइगर धीमी गति से हेलहाउंड का नेतृत्व कर रहा था। हालांकि उन्हें रास्ते में कुछ जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें किसी भी एल्वेन बलों का सामना नहीं करना पड़ा था। ज़ेरोन के मरने के बाद हेलहाउंड ने घेराबंदी के उपकरण छोड़ दिए और तितर बितर हो गए और फैट टाइगर ने उनका पीछा किया। हालांकि रॉय की टेलीपैथी प्राप्त करने के बाद फैट टाइगर ने उन्हें छोड़ दिया। मोटा बाघ उसी रास्ते से चला जिस रास्ते से वह आया था, दानव नगर की दिशा में। अगर वह रॉय होता तो वह रास्ता भूल जाता, क्योंकि उसे रास्ता याद नहीं था, लेकिन मोटा बाघ की सूंघने की शक्ति बहुत संवेदनशील थी, इसलिए वह वापसी का रास्ता साफ साफ पहचान सकता था। यही कारण था कि रॉय मोटे बाघ के पास टेलीपोर्ट हो गया। रॉय इस छोटे से लड़के के बिना दानव नगर नहीं खोज पाता। मोटा टाइगर लगातार बढ़ रहा था और रॉय उसे अतिरिक्त आत्माएं खिलाता था, इसलिए मोटा टाइगर के गुण अब उसके जन्म के समय की तुलना में बहुत अधिक थे और उसकी लड़ाई की क्षमता पहले से ही असली नरक के कुत्तों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, जिसका अर्थ है कि मोटा टाइगर भी एक योग्य शीर्ष निम्न श्रेणी का दानव था। स्थिति को समझने के बाद रॉय ने अपने नाखूनों से जमीन पर चित्र बनाया। उसने मोटे तौर पर उस स्थान को चिन्हित किया जहां ज़ेरोन ने घात का सामना किया था और वह स्थान जहां ड्रैगन ने भागने के बाद उसे मार डाला था। फिर उसने फैट टाइगर की सहायता इकाई के अनुमानित स्थान की गणना की। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह और फैट टाइगर अभी भी कल्पित बौनों के घेरे में हो सकते हैं। रॉय ने अनुमान लगाया कि एल्स ने ज़ेरोन पर घात लगाने की योजना बनाने में 2 सप्ताह का समय लगाया था, जो तब था जब ज़ेरोन ने रिश्का से सुदृढ़ीकरण मांगा था। इतने लंबे समय के बाद एल्स की गतिशीलता की सीमा पहले से ही बहुत बड़ी हो गई थी और उन्हें पीछे से आने वाले ज़ेरोन के सैनिकों को काट देना चाहिए था, जिससे ज़ेरोन के पास कोई सुदृढ़ीकरण नहीं था। फैट टाइगर और अन्य घेराबंदी के उपकरणों को ले जा रहे थे, जो मुख्य बल और सुदृढ़ीकरण के बीच था। ज़ेरोन की मृत्यु के बाद हालांकि फैट टाइगर काफी दूर तक भाग गया, तब से बहुत अधिक समय नहीं बीता था और उसके लिए एल्स के घात घेरे से बाहर भागना काफी असंभव था। उस स्थिति में रॉय और फैट टाइगर को इधर उधर घूमते समय सावधान रहना होगा। हो सकता है कि उन्हें आसपास के इलाकों में मौजूद एल्वेन गश्ती दल का भी सामना करना पड़े। छोटे पैमाने की गश्ती इकाइयों को कोई समस्या नहीं होगी। रॉय की मौजूदा ताकत और फैट टाइगर को देखते हुए वे आसानी से भाग सकते थे, जब तक कि दुश्मनों की संख्या 200 से कम हो और उनके पास कोई शक्तिशाली उच्च स्तरीय सैनिक न हो। यदि संभव हो तो रॉय भागना नहीं चाहता था। इसके विपरीत उसने इन गश्ती दलों पर हमला करने की योजना बनाई। चूंकि रॉय के लिए इस दुनिया में आना एक दुर्लभ अवसर था, इसलिए दानव अनुबंध के संयम को खोने के बाद रॉय रसातल में लौटने की जल्दी में नहीं था। उसने रसातल में शायद ही कभी राक्षसों को समूह में देखा हो, तो यह इस दुनिया में आत्माओं को प्राप्त करने जितना कुशल कैसे हो सकता है। उसने अपनी प्राप्त सभी आत्माओं का उपभोग कर लिया था और रॉय एक बीकन बनाना चाहता था और उसे इस दुनिया में छोड़ना चाहता था, इसलिए उसे निश्चित रूप से कुछ आत्माओं को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोचना था। मूल रूप से बीकन बनाने का सबसे अच्छा तरीका एक राक्षस निर्माण करने के लिए अपने स्वयं के आत्मा के टुकड़े का उपयोग करना था। इस तरह वह अपनी आत्मा और आत्मा के टुकड़े के बीच विशेष संबंध के माध्यम से आसानी से इस दुनिया का पता लगा सकता था। हालांकि रॉय ने पुनर्जन्म के बाद से कई आत्मा के टुकड़े देखे थे, इसलिए वह अपने आत्मा के टुकड़े का उपयोग करने के नुकसान के बारे में बहुत स्पष्ट था। अगर उसने इस दुनिया में एक आत्मा का टुकड़ा छोड़ दिया तो क्या होगा? अगर किसी ने राक्षस निर्माण की खोज की, उसने राक्षस आभा को महसूस किया और आत्मा के टुकड़े को नष्ट कर दिया।
न केवल उनका बीकन चला जाएगा बल्कि रॉय भी घायल हो जाएगा, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए रॉय आसानी से अपने आत्मा के टुकड़ों का उपयोग नहीं करेगा। अकेले आत्मा के टुकड़ों को बाहर निकलने की अनुमति देना तो दूर की बात है, अन्य राक्षसों को अपनी आत्मा को टुकड़ों में विभाजित करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन रॉय के पास सिस्टम था, इसलिए वह इसका उपयोग इस बीकन को बनाने के लिए कर सकता था। उसे अपनी आत्मा को क्यों विभाजित करना चाहिए? चलो मोटे बाघ, रॉय ने अपने विचारों को सुझाने के बाद मोटे बाघ को पुकारा। अगले कुछ दिनों में पहाड़ों में उनके गश्ती दल पर राक्षसों द्वारा हमला किए जाने की खबर लगातार कल्पित बोनों के बीच फैलती रही। पहले तो कल्पित बोने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, आखिरकार अब उनके पूरे इलाके पर राक्षसों का आक्रमण हो रहा था। हालांकि उन्होंने जेरोन और उसके सैनिकों को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया था, लेकिन उसके जैसे दो और उच्च श्रेणी के राक्षस थे, एक इग्नाटियस था और दूसरा रश्का। अब कल्पित बोने इन दो राक्षसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। खासकर इग्नाटियस के सैनिकों पर उसे जेरोन की हार की खबर पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए वह कल्पित बोने पर अपने हमले तेज कर रहा था। इग्नाटियस के सैनिकों में बहुत ज्यादा उच्च स्तरीय राक्षस थे। पिछले कुछ दिनों में कल्पित बोने और इग्नाटियस के बीच लड़ाई हुई थी, लेकिन उनमें से किसी को भी फायदा नहीं मिला था। कल्पित बोने इग्नाटियस से निपटने में बहुत व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने गश्ती दल पर हमलों को गंभीरता से नहीं लिया था। हालांकि उन्होंने अपने गश्ती दल को मजबूत किया और अपने आकार को मूल 20 से 40 तक बढ़ाया। इससे अधिक असंभव था। कल्पित बोने के पास इतने सैनिक नहीं थे। ये गश्ती दल न केवल हर जगह खुफिया जानकारी की जांच करते थे, बल्कि अपने मिशन उद्देश्य के रूप में आक्रमणकारियों पर हमला भी करते थे। लेकिन कुछ अजीब हुआ, अपनी चौकसी बढ़ाने के बाद भी गश्ती दल वापस नहीं लौटे। एक दर्जन से ज्यादा इकाइयों में से हमेशा कम से कम एक या दो इकाइयां ऐसी होती थी जो वापस नहीं लौटती थी। कोई खबर भी नहीं थी। कुछ समय बाद कल्पित बोने आखिरकार सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि शायद कोई दूसरी राक्षसी सेना घेरा तोड़ने और इग्नाटियस और रश्का की राक्षसी सेनाओं का समर्थन करने की कोशिश कर रही है। इसलिए कल्पित बोनों को इस राक्षस सेना को खोजने और इसे हराने के तरीकों के बारे में सोचने के प्रयास में एक नायक को एक टीम का नेतृत्व करने के लिए भेजना पड़ा। नेता एक डेल्यूड नायक था। हालांकि जब उसने सैनिकों को बाहर निकाला तो उसने पाया कि यह राक्षस सेना अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। वास्तव में जब उन्होंने उन स्थानों का पता लगाया जहां गश्ती दल लापता हो गए थे, तो उन्होंने पाया कि वे सभी जगह मौजूद थे। इसका कोई पैटर्न नहीं था और इन स्थानों से दुश्मन की गतिविधियों का अनुमान लगाना असंभव था। इसके अलावा इन जगहों पर युद्ध के निशानों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उन्हें अचानक हमला झेलना पड़ा था। घटनास्थल पर छोड़े गए सैनिकों की लाशें भी बहुत अजीब थी। उनके चेहरे पर डर दिख रहा था और उनकी हड्डियां इंच इंच करके टूट गई थी। लगभग कुचल जाने की हद तक कई लाशें इतनी विकृत हो गई थी कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि उनके हथियार भी एक जैसे थे। लकड़ी की धनुष और तीर तो दूर की बात है, यहाँ तक कि बौनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथौड़े भी भयावह स्थिति में विकृत थे। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि इन गश्ती सैनिकों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन उसे यकीन था कि दुश्मन भयानक था। डेल्यूड नायक ने मार्गदर्शन पाने की आशा में जंगल से पूछा। हालांकि ये पेड़ भी दुश्मन की स्थिति को नहीं समझ पाए और यह नहीं बता पाए कि दुश्मन कहां जा रहा है। अंत में किसी अन्य विकल्प के बिना कल्पित बोने केवल अपनी सेना को छोटा कर सकते थे और गश्ती दल की टोही की आवृत्ति को कम कर सकते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें खुफिया जानकारी की आवश्यकता होती थी तो वे गश्ती दल को मिला देते थे, सैनिकों की संख्या बढ़ा देते थे और उनमें उच्च स्तरीय सैनिक जोड़ देते थे। कुछ सिल्वर पेगासस शूरवीर और यूनिकॉर्न भी गश्ती दल में शामिल हो गए। आकाश में रॉय ने नीचे देखा और जमीन पर एक एल्वेन गश्ती दल देखा। जब उसने पाया कि इसमें बहुत सारे उच्च स्तरीय सैनिक थे तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भरता रहा, ये जानते हुए कि जिस तरह से उसने आत्माओं को प्राप्त करने के लिए इन गश्ती दल पर हमला किया था वह शायद खत्म होने वाला था। रॉय की मौजूदा ताकत के साथ रॉय सिल्वर पेगासस शूरवीरों और यूनिकॉर्न से आमने सामने डरता नहीं था। हालांकि अगर दर्जनों सिल्वर पेगासस शूरवीरों और यूनिकॉर्न ने उसे घेर लिया तो रॉय उनसे निपटने में असमर्थ होगा। हालांकि उनके लिए अपने फ्लैश कौशल से रॉय को पकड़ना असंभव था। अगर वह इन गश्ती सैनिकों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सका तो कल्पित बोने उसकी स्थिति के बारे में जान जाएंगे। वे उस दानव के बारे में सोचेंगे जो युद्ध के मैदान में दिखाई दिया जहां जेरोन मारा गया था और उसे निपटने के लिए ड्रैगन भेज सकते हैं। इसलिए रॉय फिलहाल शिकार करना छोड़ सकता है। हालांकि उसने इस दौरान कई गश्ती दलों पर हमला किया था और काफी संख्या में आत्माएं प्राप्त की थी और यह एक बीकन बनाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने डार्क फ्रूट की एक क्षमता विकसित कर ली थी, ब्लैक होल। जब वह डार्क फ्रूट की शक्ति को फैलाता और अपने आसपास की जमीन पर अंधेरा छोड़ता तो अंधेरा इस सीमा के भीतर मौजूद हर चीज को खींच लेता। चीजों को अंदर खींचने के बाद अंधेरे में मौजूद शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण उन्हें दबा देता और कुचल देता। अगर उसके पास इस बल का विरोध करने की ताकत नहीं होती तो वह एल्वेन गश्ती सैनिकों की तरह बन जाता, जिसे तब तक कुचला जाता जब तक कि हर इंच टूट न जाए। रॉय ने गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया था, सीधे उनके गठन में गोता लगाकर और तुरंत ब्लैक होल खोलकर उन्हें अंदर खींच लिया था। इस छापा मारने के तरीके ने गश्ती दलों को अपने वाहक कबूतरों को भी छोड़ने से रोक दिया। सैनिकों के मरने के बाद रॉय ने ब्लैक होल से उनकी लाशें निकाली और उनकी आत्माएं निकाली। इस तरह जंगल भी उसका पता नहीं लगा सका। हालांकि रॉय के पास कोई राक्षस सेना नहीं थी। इतने सारे दुश्मनों का सामना करते हुए वह केवल अस्थायी रूप से ही अपनी हरकतें रोक सकता था। रॉय ने मोटे टाइगर की ओर हाथ हिलाया, जिसने भी उसके बगल में अपने पंख फैलाए हुए थे, और मोटे टाइगर को अपने साथ ले गया। रॉय ने फैट टाइगर को लेकर काफी दूर तक उड़ान भरी, फिर उसे उतरने के लिए जगह मिल गई। वह अभी भी जंगल में था, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सौभाग्य से वह युद्ध के मैदान से काफी दूर था, इसलिए रॉय को लगा कि वह ठीक रहेगा। रुकने के बाद रॉय फैट टाइगर को आराम करने के लिए एक बड़े मोटे पेड़ के पास ले गया। ये पेड़ बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन यह अभी भी हरा भरा था। ये कहना ही होगा कि कल्पित बोने अपने क्षेत्र में पौधों की अच्छी तरह से रक्षा करते थे। मोटा बाघ जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए निकला था। हाल ही में उसका पसंदीदा भोजन जंगली सुअर थे। इस जंगल में बहुत सारे जंगली सुअर थे, इसलिए मोटा बाघ शायद ही कभी खाली हाथ लौटता था। रॉय बड़े पेड़ के तने के सहारे झुक गया और बीकन बनाने की तैयारी के लिए सिस्टम इंटरफेस खोल दिया। कुल मिलाकर उसने 10 गश्ती दलों का शिकार किया और लगभग 400 आत्माओं को प्राप्त किया। रॉय की गणना के अनुसार यदि बीकन में टेलीपोर्टेशन गेट खोलने की क्षमता नहीं थी, लेकिन रॉय को अपनी स्थिति का संकेत भेजा, तो उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। केवल एक प्रकाश स्तंभ कैसा होना चाहिए?
इससे पहले कि रॉय कोई निर्णय ले पाते, उन्होंने अचानक पाया कि जमीन हिल रही है। पहले तो रॉय ने सोचा कि यह भूकंप है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यह कंपन उस बड़े पेड़ से आ रही थी जिस पर वह टिका हुआ था। रॉय तुरंत उछल पड़ा और अपनी रक्षा के लिए पीछे मुड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि कल्पित बोनो के पास डेंड्रॉइड रक्षक है और कोई भी पेड़ दुश्मन बन सकता है। हालांकि रॉय को यह उम्मीद नहीं थी कि बड़े पेड़ के मोटे तने पर धीरे धीरे एक इंसानी चेहरा बन जाएगा। झुर्रीदार छाल के साथ ये चेहरा खासतौर पर बुरा लग रहा था। कोई फिर आया। पुराने पेड़ ने धीरे से रॉय की ओर देखा। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कोई राक्षस होगा। रॉय ने कुछ नहीं कहा और केवल पेड़ को सावधानी से देखा। अपनी बात समाप्त करने के बाद बूढ़ा पेड़ कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह राक्षस है या नहीं। ज्ञान की विरासत महान है और इसमें कोई नस्लीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो राक्षस, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? पुराने पेड़ के चेहरे पर उत्सुकता देखकर बिना किसी हमले के इरादे के रॉय खुद को शांत होने से नहीं रोक सका और उत्सुकता से पूछा, तुम कौन हो या तुम क्या हो? मैं, प्राचीन वृक्ष ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं सिलाना का प्राचीन हूं। क्या तुम्हें नहीं पता? सिलाना का प्राचीन। रॉय भी चौंक गया। उसे सिलाना के प्राचीन से मिलने की उम्मीद नहीं थी। खेल में सिलाना के प्राचीन से आने वाले नायकों को स्तर ऊपर करने की अनुमति मिल सकती थी, लेकिन यहाँ असली दुनिया थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि इस सिलाना के प्राचीन का क्या कार्य था। उसने पूछा, तुमने कहा था कि मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। हाँ, मैं सिलाना का प्राचीन वृक्ष हूँ, जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है। इन वर्षों में मैंने बहुत सी बातें जान ली हैं। प्राचीन वृक्ष ने एक बूढ़ी आवाज में कहा, कोई भी यात्री जो यहाँ से गुजरता है, वह मुझसे मदद मांगना पसंद करता है। वे मेरे ज्ञान का उपयोग अपने दिलों में संदेह को हल करने में मदद करने के लिए करना चाहते हैं। बदले में वे मुझसे अपनी कुछ यात्राओं के बारे में बात करेंगे ताकि मैं ताज़ा ज्ञान प्राप्त कर सकूं। अपने लंबे जीवन में मैंने भी तुम्हारे जैसे अन्य राक्षसों का सामना किया है और उन्होंने उस दुनिया के बारे में बात की है जिसमें वे रहते हैं। रसातल, मैं तुम्हारी दुनिया के बारे में भी उत्सुक हूँ। कोई सवाल? रॉय ने पूछा। हाँ, जब तक ये कुछ ऐसा है जो मुझे पता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, सिलाना के प्राचीन ने कहा। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम उन राक्षसों की तरह नहीं हो जिनका मैंने पहले सामना किया था। मुझसे पूछने के बाद वे हमेशा मुझे मारना चाहते थे, लेकिन चूंकि आप अभी भी अस्तित्व में हैं, इसका मतलब है कि वे राक्षस सफल नहीं हुए, रॉय ने कहा। बेशक, ज्ञान ही शक्ति है, सिलाना के प्राचीन ने गर्व से कहा। ऐसा लगता है कि उन मूर्ख राक्षसों को यह बात पता नहीं है। हालांकि सिलाना के प्राचीन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रॉय को इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि यह प्राचीन पेड़ बहुत शक्तिशाली लगता है। आओ, मुझसे एक सवाल पूछो, सिलाना के प्राचीन ने उत्सुकता से कहा। इसी तरह मैं भी आपकी यात्रा के दौरान हुए अनुभवों का इंतजार कर रहा हूं। मुझे क्या पूछना चाहिए? रॉय ने सोचा कि शायद मैं इस सिलाना के प्राचीन का उपयोग कर सकता हूं। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 68, एक रहस्यमय संख्या। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 68, एक रहस्यमय संख्या। ऑनलाइन पढ़े सभी पृष्ठ। उपन्यास बिन। क्या तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब तुम चाहते हो? सामने खड़े इस राक्षस को देखकर जो बेहोशी की हालत में लग रहा था, सिलाना के प्राचीन ने उसे उकसाने से खुद को नहीं रोक पाया। मैं बहुत देर तक जागता नहीं रहूंगा। ठीक है, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। रॉय ने सिस्टम इंटरफेस पर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए सिलाना के प्राचीन से मन ही मन पूछा। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि जिस दुनिया में आप हैं वह वास्तविक है? ये सवाल सुनकर सिलाना का प्राचीन दंग रह गया। बहुत देर बाद उसने जवाब दिया, बेशक, मुझे लगता है कि ये दुनिया असली है। सच में? रॉय ने अपनी हरकतें बंद नहीं की और वह पूछता रहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में तुम रहते हो, क्या वह किसी व्यक्ति की कल्पना की दुनिया है? ये किसी उपन्यास, कहानी या किसी स्क्रिप्ट के किसी हिस्से से उत्पन्न हो सकती है, और यहाँ तक कि इस दुनिया के पात्र भी कल्पना में वर्णित पात्रों से मिलते जुलते हैं। अगर ऐसा है, तो क्या तुम अब भी सोचोगे कि तुम्हारी दुनिया वास्तविक है? दरअसल रॉय के मन में यह एक वास्तविक संदेह था। सिलाना के प्राचीन को उससे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते देख रॉय खुद को ये बताने से नहीं रोक सका। हालांकि रॉय को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि सिलाना के प्राचीन ने आगे कुछ नहीं सोचा और तुरंत जवाब दिया, मुझे लगता है कि दुनिया अभी भी वास्तविक है। रॉय की उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, सिलाना के प्राचीन जोर से हंस पड़े। तुम वाकई एक दिलचस्प राक्षस हो। तुम उन सभी राक्षसों से अलग हो जिनका मैंने सामना किया है। वे मुझसे केवल हत्या और विनाश के बारे में सवाल पूछते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं पूछा। शायद यह वैसा ही है जैसा तुमने कहा है, और दुनिया की उत्पत्ति किसी व्यक्ति की कल्पना से हुई है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया असली है क्योंकि हम अपने अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। जब हम हवा में सांस ले सकते हैं, जमीन की दृढ़ता को महसूस कर सकते हैं, सूरज की गर्मी को महसूस कर सकते हैं और 4 मौसमों के बदलाव देख सकते हैं, तो यह असली है। रॉय ने इस वाक्य के अर्थ पर ध्यानपूर्वक विचार किया और कुछ देर तक चुप रहा। बहुत देर बाद उसने सिलाना के प्राचीन की ओर सिर हिलाया और कहा, मैंने सीख लिया है, तुम वाकई समझदारी से बात करते हो। सिलाना का प्राचीन जोर से हंसा। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत खुश है कि वह किसी को उसकी शंका का उत्तर देने में मदद कर सका। ठीक है, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अब बदले में मुझे अपने बारे में बताने की बारी आपकी है। सिलाना के प्राचीन ने कहा, चाहे वह आपके बारे में हो, दानव दुनिया के बारे में हो, या फिर हत्या के साथ आपके अनुभवों के बारे में हो, आप इसे मेरे साथ साझा कर सकते हैं। इन शब्दों से रॉय को लगा कि सिलाना का प्राचीन मूलतः एक अकेला बूढ़ा आदमी था जो किसी को भी पकड़ लेता और उससे बातचीत कर लेता। दरअसल इस बारे में सोचे तो पेड़ इंसानों, कल्पित बोनों और राक्षसों से अलग थे। वे सिर्फ एक निश्चित जगह पर ही जड़ जमाए रह सकते थे और इधर उधर नहीं घूम सकते थे। हालांकि सिलाना के प्राचीन बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाली पेड़ प्रजातियां थीं। सैकड़ों और हजारों सालों तक उन्हें एक ही जगह पर रहना पड़ता था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब भी उनका सामना बुद्धिमान प्राणियों से होता था तो वे उनसे बातचीत करना चाहते थे। ठीक है, इस बारे में क्या ख्याल है? रॉय सिलाना के प्राचीन के सामने बैठ गया। मैं तुम्हें अपने वर्तमान अनुभवों के बारे में बताऊंगा। बोलते समय अचानक रॉय के हाथ में कुछ आ गया। यह एक छोटी सी क्रिस्टल बॉल थी जिसके अंदर सुनहरी चमक थी और बीच में एक 5 कोण वाला सितारा था। यह क्या है? रॉय के हाथ में जो चीज थी उसने तुरंत सिलाना के प्राचीन का ध्यान आकर्षित किया। ये है, रॉय ने झिझकते हुए मोटी चमड़ी के साथ कहा, यह चीज एक ड्रैगन बॉल है।
ड्रैगन बॉल। सिलाना के प्राचीन पेड़ का मुकुट धीरे से हिल गया, जिससे पत्तियां सरसराने लगी। उसने अजीब तरीके से पूछा, क्या ये ड्रैगन से संबंधित कुछ है? मैंने कई ड्रैगन देखे हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें इसका उल्लेख करते नहीं सुना। ओह, इस ड्रैगन बॉल का ड्रैगन से कोई लेना देना नहीं है, रॉय ने कहा। मुझे ये संयोग से मिला। इसका नाम जानने से पहले मैंने कई प्राचीन किताबें देखी। ओह, क्या ये कोई बहुत पुरानी चीज है? सिलाना का प्राचीन रॉय के शब्दों से पूरी तरह से आकर्षित हो गया। हाँ, यह इतना पुराना है कि बहुत से लोग इसकी पृष्ठभूमि नहीं जानते। बोलते बोलते रॉय का चेहरा और भी मोटा होता गया। रिकॉर्ड के अनुसार कुल 7 ड्रैगन बॉल हैं और उनमें सितारों की संख्या 1 से 7 तक है। रॉय ने क्रिस्टल बॉल उठाए और सिलाना के प्राचीन को दिखाया। क्या तुमने देखा? मेरे हाथ में जो है उसमें सिर्फ एक सितारा है। सिलाना के प्राचीन को तुरंत समझ आ गया, तो 2 सितारों वाले, 3 सितारों वाले वगैरह होते हैं। हाँ, रॉय पूरी तरह से शांत हो गया। एक गंभीर भाव और थोड़ी सी प्रत्याशा के साथ उसने कहा, किंवदंतियों के अनुसार इन ड्रैगन बॉलर्स को ड्रैगन भगवान ने बनाया था। रॉय की बात पूरी होने से पहले ही सिलाना के प्राचीन ने बीच में टोक दिया। उसका भौंकने वाला चेहरा सदमे से भरा हुआ था, क्योंकि उसने कहा, रुको रुको, तुमने कहा कि ये ड्रैगन बॉलर्स ड्रैगन भगवान द्वारा बनाए गए थे? कौन सा ड्रैगन भगवान? क्या यह आशा है, व्यवस्था का ड्रैगन, या उर्गाश, अराजकता का ड्रैगन? उसके सवाल ने रॉय को चौंका दिया। अरे, ड्रैगन ऑफ ऑर्डर और ड्रैगन ऑफ केस के साथ यह कैसे समाप्त हुआ? मैं तो बस तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। तुम इतने गंभीर क्यों हो? रॉय केवल इतना ही कह पाए, मुझे भी नहीं पता, किताबों में कोई विस्तृत रिकॉर्ड नहीं था। सिलाना के प्राचीन ने आह भरी कि सच है। अगर ये ड्रैगन बॉलर्स वास्तव में सृष्टि के ड्रैगन द्वारा बनाए गए होते तो ये बहुत बढ़िया होता। मुझे खेद है, मुझे आपको बीच में नहीं रोकना चाहिए था। आगे बढ़ो, रॉय ने कहा। 7 ड्रैगन बॉलर्स दुनिया के सभी कोनों में बिखरे हुए हैं। जब वे अकेले होते हैं तो उनका कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जब 7 ड्रैगन बॉलर्स इकट्ठा होते हैं तो यदि आप एक मंत्र पढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आप शेनरॉन को बुला सकते हैं। शेनरॉन ड्रैगन बॉलर्स इकट्ठा करने वाले किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूरी करेगा, कोई भी इच्छा। सिलाना का प्राचीन अचंभित रह गया और उसके पत्ते सरसराने लगे। रॉय द्वारा बताई गई किंवदंती से वह पूरी तरह से हैरान था। रॉय ने असली ड्रैगन बॉलर्स नहीं बनाए, बल्कि सिर्फ बीकन बनाए। बीकन कुछ भी हो सकते हैं, और रॉय ने उन्हें 7 ड्रैगन बॉलर्स की तरह बनाया ताकि एक भी बीकन नष्ट या खो न जाए। जब उन्होंने उन्हें डिजाइन किया तो उन्होंने जो परिभाषाएं जोड़ी, उन्होंने 7 ड्रैगन बॉलर्स को जितना संभव हो सके उतना कठोर बना दिया, और उन्हें इकट्ठा करने के बाद पोजिशनिंग सिग्नल अधिकतम तक बढ़ जाएगा। उसका मूल इरादा इन 7 बीकन को इस दुनिया में छोड़ना, एक किंवदंती के साथ आना और फिर इस दुनिया के लोगों को सूचित करने के लिए सिलाना के प्राचीन के मुंह को उधार लेना था। इस तरह शायद कोई जानबूझकर इन ड्रैगन बॉलर्स को इकट्ठा करेगा और उन्हें बचाएगा। उन्हें इकट्ठा करने की यह प्रक्रिया निश्चित रूप से आसान नहीं होगी और इसमें लंबा समय लगेगा। इससे रॉय को भी काफी समय मिल जाएगा। आखिरकार उसे इस दुनिया में फिर से प्रवेश करने से पहले तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह मजबूत न हो जाए। एक उच्च श्रेणी के दानव का स्तर जरूरी नहीं कि सुरक्षित हो, और शायद उसे उससे ऊपर होने की जरूरत थी। हालांकि रॉय को यह नहीं पता था कि उसने जो किंवदंती करी थी उससे सिलाना के प्राचीन लोगों को गलतफहमी हो गई थी। वह सचमुच इस बात पर विश्वास करता था, क्योंकि 7वें ड्रैगन के युग के बारे में किंवदंतियां हमेशा से इस दुनिया में प्रचलित रही थी। इस दुनिया की रचना की किंवदंती के अनुसार आदिकालीन अराजकता ने जुड़वां ड्रैगन को जन्म दिया। एक था आशा, व्यवस्था का ड्रैगन, और दूसरा था उर्गाश, अराजकता का ड्रैगन। आशा ने 6 मौलिक ड्रैगन बनाए, जबकि उर्गाश ने राक्षसों का निर्माण किया। आदिकालीन जुड़वां ने एक पूरी तरह से युद्ध किया और व्यवस्था के ड्रैगन द्वारा अराजकता के ड्रैगन को हराने के बाद उसने खुद को स्वस्थ करने के लिए एकांत में रख लिया। प्राचीन दुनिया का इतिहास भविष्य की पीढ़ियों द्वारा भुला दिया गया था, लेकिन आशा द्वारा बनाए गए 6 मौलिक ड्रैगन की पूजा आसान दुनिया के लोगों द्वारा की जाने लगी। अंत में सर एलन नामक एक जादूगर व्यवस्था के ड्रैगन की चेतना के संपर्क में आने वाला पहला इंसान बन गया। फिर व्यवस्था के ड्रैगन ने उसे पदार्थ, आत्मा और शक्ति के उच्च मार्ग की प्रकृति का ज्ञान दिया। अपनी नई समझ से प्रबुद्ध होकर सर एलम 7वें ड्रैगन बन गए। सर एलम के स्वर्गारोहण ने 7वें ड्रैगन के वर्ष आशान की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की, और उसने दुनिया को प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी दी और दुनिया को सृष्टि के ड्रैगनों को याद करने का मौका दिया। इसलिए रॉय की कहानी सुनने के बाद सिलाना के प्राचीन ने तुरंत 7 ड्रैगन बॉलर्स को 7वें ड्रैगन के युग से जोड़ दिया। उन्होंने यहां तक सोचा कि अगर ये 7 ड्रैगन बॉलर्स आशा या उर्गाश द्वारा नहीं बनाई गई थी तो उन्हें 6 तत्वों ड्रैगन और सर एलाम द्वारा बनाया जा सकता था। आखिरकार संख्या 7। अगर रॉय को पता होता कि सिलाना के प्राचीन क्या सोच रहे थे तो वह शायद अवाक रह जाता। जिस बारे में बात की जाए तो ये संख्या 7 वास्तव में एक बहुत ही जादुई संख्या थी। लोगों की मृत्यु के 7वें दिन, लोगों के पास 7 भावनाएं और 7 चित्र, सप्ताह के 7 दिन, 7 पर्याय, 7 बौने, 7वें महीने के 7वें दिन क्यूक्सी उत्सव, 7 ड्रैगन बॉलर्स, बिग डिपर के 7 सितारे इत्यादि थे। ये बहुत संयोग था। हालांकि सिलाना के प्राचीन ने अपने लंबे वर्षों में कभी भी 7 ड्रैगन बॉलर्स के बारे में नहीं सुना था। फिर भी जब रॉय ने पहली बार उसके सामने इसका जिक्र किया तो उसने इस पर विश्वास कर लिया। जब रॉय ने उसे बताया कि वह अन्य ड्रैगन बॉलर्स को खोजने और शेनरॉन को बुलाने के लिए सभी सातों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, तो सिलाना के प्राचीन ने उत्साह से रॉय से पूछा कि शेनरॉन को बुलाने के लिए क्या मंत्र है। बेशक शेनरॉन को बुलाया नहीं जा सकता था, इसलिए रॉय उसे केवल ये बता सकता था कि मंत्र खो गया है। क्या जादुई खजाना है? सिलाना के प्राचीन ने आह भरी, शायद यह इतिहास का सबसे शक्तिशाली खजाना है। दानव, तुम वाकई भाग्यशाली हो कि तुम्हें ड्रैगन बॉल में